हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित दिवाकर और फिनेंस आईक्यू में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ेंगे। इस एक सिंगल वीडियो में आपको मैं पूरा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सब समझाऊंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, इसलिए प्लीज़ अभी वीडियो को स्किप मत करना। देखो, सबसे पहले इस वीडियो के नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे ये मैं भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो कंप्लीट करने के बाद अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो आप नोट से रिवीजन कर सकते हो। और इसके अलावा देखो, मैंने चैप्टर 1 को भी पूरा पढ़ाया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में। 1.5 घंटे की वीडियो है, उसे जरूर देख लेना। उसमें मैंने कंप्लीट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग समझाया है और उसके नोट्स भी मैंने प्रोवाइड किए थे, तो वो भी आप जरूर देख लेना। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डाउट है तो उसके लिए भी मैंने पूरी प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से जाके उस टॉपिक को पढ़ सकते हो। ठीक है, उन सब के नोट्स भी मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं। और फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में पूछ लेना। नोट्स के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वीडियो खत्म होते ही मैं नोट्स यहाँ पे अपलोड कर दूंगा 1-2 घंटे में, ठीक है, इस वीडियो के। और इसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो, और फेसबुक पे आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो मुझे कू ऐप पे भी फॉलो कर सकते हो। इन सभी की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन और अकाउंट की डेफिनेशन। फर्स्ट अपनी डेफिनेशन से जो है बिजनेस ट्रांजेक्शंस, पहले मैं पढ़ देता हूं आपको। देखो, बिजनेस ट्रांजेक्शंस ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, इट इज अ फाइनेंशियल इवेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी विच ब्रिंग्स अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, और अ ट्रांजेक्शंस में बी अ कैश ट्रांजेक्शंस और के ट्रांजेक्शंस। अब मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि देखो, बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी कहते हैं, और ये क्या होते हैं, फाइनेंशियल इवेंट्स होते हैं जिन्हें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मनी के टर्म में। ठीक है, अब फाइनेंशियल इवेंट क्या होता है। देखो, फाइनेंशियल इवेंट का मतलब ये होता है कि जब दो पार्टीज के बीच में गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज हो, या फिर हम कहें वो सेल्स और परचेज का एग्रीमेंट में आ जाए। ठीक है, तो हम कहेंगे फाइनेंशियल इवेंट। अब याद रखना कि जो फाइनेंशियल इवेंट्स है ना, ये इन्हें हम मनी के टर्म में हम एक्सप्रेस कर सके, ऐसा ना हो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो। ठीक है, तो हम उन्हें बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कहेंगे अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो, यानी इनकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। और साथ साथ ये इन ट्रांजेक्शन से फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की इफेक्ट होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब देखो, जैसे कि उन ट्रांजेक्शन से या तो आप बिजनेस की एसेट्स बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए, या फिर लाइबिलिटी बढ़नी चाहिए या लाइबिलिटी कम होनी चाहिए, कैश आना चाहिए या कैश जाना चाहिए, या तो उन ट्रांजेक्शन से प्रॉफिट होना चाहिए या लॉस होना चाहिए। ठीक है, ये मतलब है। अब ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो आपके कैश ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं, यानी कि नगद में भी लेन देन हो सकता है, या फिर के ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं, यानी कि उधार में भी ट्रांजेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड डेफिनेशन पे जो है अकाउंट की। तो देखो, बहुत सिंपल है। अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड एट अ वन प्लेस, यानी कि क्या है कि किसी भी एक पर्टिकुलर हेड का जब आपने क्या करा, उनकी सभी ट्रांजेक्शन को समराइज फॉर्म में रिकॉर्ड कर लिया तो वो अकाउंट कहलाता है। जैसे कि आपने क्या करा, सेल्स की सारी ट्रांजेक्शन को एक रिकॉर्ड कर लिया एक जगह पे समराइज फॉर्म में, तो उसे हम कहेंगे सेल्स अकाउंट। इसी तरह आपने कैश की सारी ट्रांजेक्शन को एक जगह पर रिकॉर्ड कर लिया समराइज फॉर्म में, तो उसे हम कहेंगे कैश अकाउंट। और परचेज क्या, अगर आप इसी तरह रिकॉर्ड कर लोगे एक जगह पे तो हम कहेंगे उन्हें परचेज अकाउंट। ठीक है, तो दोस्तों ये थी अकाउंट की डेफिनेशन। और इस पार्ट में हम कैपिटल की डेफिनेशन और ड्राइंग की डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है। ठीक है, और तो पहले स्टार्ट करते हैं कैपिटल से कि भाई कैपिटल क्या होता है, और कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं पूंजी। ठीक, तो पहले मैं पढ़ के एक बार बता देता हूँ और फिर आपको मैं समझाता हूँ क्या मतलब है। देखो, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर ओनर और अ पार्टनर इन द बिजनेस, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट्स। कहने का मतलब ये है कि कोई भी बिजनेस हो, ठीक है, उस बिजनेस में अगर ओनर या कहें पार्टनर, जैसे मान लेते कोई बिजनेस हो उसको 4 लोग चला रहे हैं मिलकर, ठीक है, तो उस केस में पार्टनर्स हो जाएंगे चारों, है ना, उस बिजनेस के ओनर्स हो जाएंगे वो लोग। अगर लेकिन कोई एक बिजनेस है और उसका एक ही ओनर है तो उस केस में उस पर हम कहते हैं प्रोप्राइटर, यानी जब सिंगल ओनर होता है तो उसे हम कहते हैं प्रोप्राइटर। ठीक है, तो प्रोप्राइटर या फिर पार्टनर्स अगर बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं कि वो कैपिटल है। ठीक है, तो कैपिटल क्या होता है कि कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर और प्रोप्राइटर, ओनर और पार्टनर्स इन द बिजनेस। और ये जो पैसा होगा ना, ये मनी के फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि आप मतलब जो ओनर है या जो पार्टनर है वो कैश लगा रहे हैं, ठीक है,
या फिर वो एसेट्स के रूप में भी हो सकता है। जैसे कि कोई पार्टनर कहे कि ठीक है मैं ना फर्नीचर ला के दे दूंगा, या कोई पार्टनर कह रहा है कि ठीक है मैं लैंड दे दूंगा बिजनेस के लिए, तो उस केस में हो गया एसेट्स। और हो सकता है कुछ पार्टनर कैश दें कि ठीक है भाई मैं कैश दे दूंगा बिजनेस चलाने के लिए। तो ये हो गया आपकी कैपिटल की डेफिनेशन। अब देखो कैपिटल क्या है ना, एक टाइप की लाइबिलिटी होती है। कैपिटल क्या होता है, एक टाइप की लाइबिलिटी होती है। अब आप सोचोगे कि कैपिटल लाइबिलिटी कैसे है, वो बिजनेस के लिए। तो एक कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। उसके अकॉर्डिंग बिजनेस और ओनर को अलग अलग माना जाता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, बस अभी आप ये समझ लो कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो बिजनेस होता है और जो ओनर होता है वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो जब दोनों अलग अलग हैं तो जो भी पैसा ओनर लगाएगा बिजनेस में, वो बिजनेस के लिए कैपिटल लाइबिलिटी होगी, यानी कि उसे आगे उस ओनर को वापस करनी है। ठीक है, और लाइबिलिटी का मतलब होता है कर्जा, समझ लो जैसे कर्जा या उधार, ऐसे समझ लो। तो उसके लिए बिजनेस के लिए वो क्या है कि एक लाइबिलिटी है जिसे आगे उसे अपने उस ओनर को वापस करनी है। ठीक है, और देखो कैपिटल को ना हम ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं और नेट या फिर नेटवर्थ भी कहते हैं। तो ये भी इसके नाम है, ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ। ठीक है, अब देखो कैपिटल का ना एक फॉर्मूला होता है बहुत इजी, कि आप एसेट्स में से, टोटल एसेट्स में से अगर आप लाइबिलिटी माइनस कर दोगे तो आपको कैपिटल का अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड जो है वो है ड्राइंग, और ड्राइंग को इंग्लिश हिंदी में कहते हैं आहरण। अब देखो मैं पढ़ के बताता हूँ फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। इट इज द अमाउंट withdrawn और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। एक बार हिंदी में बता देता हूँ कि यह व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रोप्राइटर या पार्टनर द्वारा ली गई राशि या माल है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी पार्टनर या कोई या ओनर, ठीक है, जब बिजनेस से अमाउंट निकाले, यानी कि कोई मान लो कैश विड्रॉ कर रहा है वो, ठीक है, कैश विड्रॉ कर रहा है या फिर बिजनेस से कोई सामान लेके जा रहा है, और वो जो कैश निकाल रहा है या जो सामान लेके जा रहा है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है ये सब, तो उसे हम कहेंगे ड्राइंग। ठीक है, तो ड्राइंग की क्या डेफिनेशन है कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए जब पार्टनर या प्रोप्राइटर यानी कि जो ओनर होता है वो कोई राशि या माल को अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग। तो इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज लायबिलिटी, यानी लायबिलिटी क्या होती है और कितने टाइप की होती है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो लायबिलिटी क्या होता है तो अभी मैं आगे बताऊंगा। इससे पहले लायबिलिटी को हमने ना दो तरह से क्लासीफाई कर रखा है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन और एक ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है, अब पर्सन में भी हमने दो टाइप से क्लासीफाई कर रखा है, एक इंटरनल लायबिलिटी और एक एक्सटर्नल लायबिलिटी। इसी तरह टाइम में करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। तो अब हम ये एक एक करके देख लेते हैं क्या होता है। तो चलो देखो लायबिलिटी क्या होती है, और लायबिलिटी से पहले मैं बता दूं कि लायबिलिटी को हिंदी में देयता, देनदारी या दायित्व कहते हैं। तो ठीक है, तो जिन वो हिंदी वालों के लिए मैंने बता दिया है। आगे अब जहाँ भी सब पढ़ें तो उसका मतलब समझ जाना कि मैं लायबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो देखो लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी मीन्स अमाउंट ओड पेएबल बाय द बिजनेस। देनदारियों का मतलब व्यवसाय द्वारा बकाया राशि देय है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कोई बिजनेस है, ठीक है, उसे किसी अदर पर्सन को या अदर बिजनेस को कोई अमाउंट पे करना है, ठीक है, तो वो अमाउंट उस बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका एक बिजनेस है, अब आप जो बिजनेस ने मान लेते हैं किसी बाहर से कोई लोन ले रखा है, तो अब वो लोन तो पे करना है, तो वो लोन जो है वो क्या है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। अब आगे देखते हैं। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लायबिलिटीज़ होता है वो ऑन दी पर्सन के बेसिस पे भी क्लासीफाई करा होता है। तो अब हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन में हमने इसे कैसे क्लासीफाई किया है। तो पहला है इसमें इंटरनल लायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो इंटरनल लायबिलिटी का मतलब सिंपल सा होता है कि वो लायबिलिटी जो ओनर्स के तरफ होती है हमारी, ठीक है, यानी कि बिजनेस की लायबिलिटी ओनर्स के लिए है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे कि मान के चलो कि बिजनेस को ना पेमेंट करनी है ओनर्स को। अब ओनर्स में पार्टनर भी आ जाएंगे, ठीक है, अगर पार्टनर हैं तो पार्टनर भी आ जाएंगे ओनर्स के अंदर। तो इसे हम कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको सेकंड पार्ट में, इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कैपिटल होती है वो बिजनेस के लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है, क्योंकि बिजनेस को बाद में वो कैपिटल जैसे रिटर्न करनी होती है
ओनर्स को, तो इसलिए वो उसकी लाइबिलिटी होती है। तो वही यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है कि जो कैपिटल है वो बिजनेस के लिए इंटरनल लाइबिलिटी है, क्योंकि वो जो कैपिटल है बिजनेस को ओनर्स को वापस करनी है। ठीक है, तो सिंपल से मैं बताऊं तो इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है, जो ओनर्स के लिए होती है बिजनेस की, उसे हम कहते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। अब आ जाते हैं दूसरे पे, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो देखो एक्सटर्नल लाइबिलिटी सिंपल सा है। अब इसमें क्या है कि ओनर्स को छोड़कर बाकी जितने आउटसाइडर बच गए, अगर उनके लिए कोई लाइबिलिटी है हमारी, तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। यानी कि अगर ओनर्स को छोड़ के बाकी किसी और अदर पार्टी को हमें पेमेंट करनी है तो वो हो जाएगी हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमने लोन लिया है किसी से, ठीक है, या हमने क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर रखी है, तो अब वो पेमेंट तो करनी है, उस पैसे के हमें देना ही है, तो वो जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सटर्नल लाइबिलिटी। जैसे एग्जाम्पल क्रेडिटर, बैंक लोन वगैरह ये सब। ठीक है, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी आप समझ गए, यानी कि जो ओनर्स को छोड़ के अदर यानी आउटसाइडर हैं उनको अगर हमें कुछ पे करना है तो वो जाएगी हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पे। तो इसमें हम पहला पढ़ लेते हैं करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी को हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं। ये तो बहुत सिंपल है। देखो करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो हमें विद इन 12 मंथ के अंदर पे करनी होती है, यानी कि एक साल के अंदर हमें जिसकी पेमेंट करनी होती है जिस लायबिलिटी की, उसे हम कहते हैं करंट लायबिलिटी या फिर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पर क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म लोन्स, बिल्स पेबल, ये सब। ठीक है, अब आगे मैं इन सबको बताऊंगा कि क्रेडिटर क्या होता है, बिल्स पेबल क्या होता है, जब इनका नंबर आएगा तो मैं सब बताऊंगा। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो। अब आ जाते हैं हम किस पे, नॉन करंट लायबिलिटी पे, यानी कि जो टाइम के बेसिस पे दूसरा था नॉन करंट लायबिलिटी, अब उसे पढ़ लेते हैं। देखो नॉन करंट लायबिलिटी को हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं। अब नाम से पता चल रहा है कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी कि जो हमें लंबे समय के बाद पे करना है, तो वो लंबे समय कितना है, तो नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिसे हमें 12 महीनों के बाद पे करना होता है, यानी कि एक साल के बाद हमें पेमेंट करनी होती है, तो उसे हम कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे कि जो लोन होते हैं बड़े बड़े 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, वो सब हो गया जिसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स, है ना, डिवेंचर्स, ये सब। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं किसके, नॉन करंट लायबिलिटी के। दोस्तों ये था आज का टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ एसेट्स, यानी एसेट्स क्या होते हैं, इनके डेफिनेशन क्या होते हैं, एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो आज हम ये सब पढ़ेंगे। देखो एसेट्स, अब एसेट्स को ना हमने 3 तरह से क्लासीफाई कर रखा है। फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में ही हम पढ़ेंगे फिक्स्ड एसेट्स को। बेसिकली नॉन करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स सेम ही होते हैं। ठीक है, और फिक्स्ड एसेट्स को हमने 2 तरह से क्लासीफाई कर रखा है, एक टेंजिबल एसेट्स और दूसरा इनटेंजिबल एसेट्स। तो चलो सबसे पहले देखते हैं एसेट्स क्या होता है। तो देखो बिजनेस स्टार्ट करते समय और बिजनेस के दौरान हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, कैश। तो इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एसेट्स। ठीक है, ये तो गई सिंपल से डेफिनेशन। अगर मैं थोड़ा टेक्निकल बताऊं तो एनीथिंग विच विल इनेबल द बिजनेस टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर इज एन एसेट्स। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बिजनेस को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगी वो होती है एसेट्स। अब इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि आपको फ्यूचर में कैश जनरेट होगा, ठीक है, उस चीज़ से इनकम होगी, प्रॉफिट होगा, तो वो होती हैं एसेट्स। अच्छा एग्जाम्पल और देख लो, एग्जाम्पल जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, है ना, ये सब चीज़ें। जैसे आपने स्टॉक को बेचा तो आपको कैश मिल जाएगा, तो ये स्टॉक क्या है, एसेट्स है। अब देखो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताई दी पहले, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉन करंट एसेट्स को। नॉन करंट एसेट्स को हम लॉन्ग टर्म एसेट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ये किस तरह के एसेट्स होते हैं, इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनको हम लॉन्ग टर्म यूज़ के पर्पज से परचेज करते हैं। ठीक है, यानी हमने जब उससे परचेज किया तो हमारा पर्पज़ था कि उसको लॉन्ग टर्म तक यूज़ करेंगे, ना कि हमारा ये पर्पज़ था कि उसको हम तुरंत रीसेल कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा इन एसेट्स को हम यूज़ करते हैं गुड्स और सर्विस की प्रोडक्शन में, और इन एसेट से होने वाला बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर तक होता है।
तो ऐसी एसेट्स को हम कहते हैं नॉन करेंट एसेट्स। एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट जो कि 1 साल से ज़्यादा समय के लिए की जाए। जैसे अगर आपने एफडी करवाई 2 साल की तो वो आपकी नॉन करेंट एसेट्स या फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स कहलाएगी। ठीक है, अब देखो फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स मैंने बताया कि फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो कि परचेज करते हैं लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए, और यही डेफिनेशन मैंने बताई थी नॉन करेंट की भी, और मैंने भी बताया था कि दोनों एक तरह से सेम ही होते हैं। ठीक है, अच्छा इसका एग्जांपल देख लो। तो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब इसके एग्जांपल हो गए फिक्स्ड एसेट्स के, या फिर आप कह सकते हो लॉन्ग टर्म एसेट्स के, या फिर कह सकते हो नॉन करेंट एसेट्स के भी। अब फिक्स्ड एसेट्स को भी हमने 2 तरह से क्लासीफाई कर रखा है, एक टेंजिबल एसेट्स, एक इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? देखो टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब उसे आप देख सकते हो और छू सकते हो, यानी कि टच भी कर सकते हो और सीन भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन सबको आप देख सकते हो, छू सकते हो, तो ये आपके क्या होंगे? टेंजिबल एसेट्स। सेकेंड वो होती है इनटेंजिबल एसेट्स। अब इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, मतलब उन्हें आप ना ही देख सकते हो और ना ही उन्हें आप छू सकते हो, तो वो सारी एसेट्स हो जाएंगी आपकी इनटेंजिबल एसेट्स। फॉर एग्जांपल पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम सेकंड यानी कि करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स को हम शॉर्ट टर्म एसेट्स भी कहते हैं। ठीक है, और करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिन्हें हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूँ कि बैंक बैलेंस है। अब आप अपने बैंक गए वहाँ से आपने क्या करा? पैसे निकलवा लिए, तो आपने क्या करा? उसको कैश में कन्वर्ट करवा लिया। ठीक है, इसी तरह मान लेते हैं स्टॉक है, स्टॉक को आपने क्या करा? सेल कर दिया, सेल कर दोगे तो कैश में कन्वर्ट हो गई वो, है ना, स्टॉक आपका। डेटर से भी आपको विद इन 1 ईयर के अंदर जो मनी होती है वो रिसीव हो जाती है, तो ये भी करंट एसेट्स का एग्जांपल है। तो ये सारे एग्जांपल हो गए आपके करंट एसेट्स के। अब देखो थर्ड फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब होता है विच आर नॉट एक्चुअली एसेट्स ऑफ द कंपनी, यानी कि ये जो एसेट्स होती हैं एक्चुअली में एसेट्स नहीं होती, लेकिन फिक्स, तो ये क्या होती हैं? तो फिक्टिशियस एसेट्स बेसिकली एक्सपेंस और लॉस होते हैं। ठीक है, और ये ऐसे एक्सपेंस और लॉस होते हैं जिनको हमने, जो हम राइट ऑफ नहीं कर पाते विद इन 1 ईयर, और इनको हम राइट ऑफ करते हैं मोर देन 1 ईयर में। ठीक है, यानी कि ऐसे एक्सपेंस और लॉस जिन्हें हम 1 ईयर के अंदर राइट ऑफ नहीं करते, यानी कि मोर देन 1 ईयर के अंदर राइट ऑफ किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जब भी एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंस होगा तो उस पूरे एक्सपेंस को हम एक बार में राइट ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है, राइट ऑफ का मतलब होता है कि प्रॉफिट में से उसको हम माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसको हम कैसे माइनस करेंगे? अगर पूरा माइनस नहीं कर सकते एक बार में, तो उसको हम मान लेते हैं 4-5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर लेते हैं, और हर एक इंस्टॉलमेंट को हर साल चार्ज करते हैं प्रॉफिट से। ठीक है, यानी कि पहले साल आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को एक तरह से चार्ज कर लिया, सेकंड ईयर सेकंड को, थर्ड ईयर थर्ड को, ऐसे। ठीक है, तो वो हो जाएगी आपकी फिक्टिशियस एसेट्स। तो दोस्तों ये भी आपके एग्जाम्पल हैं, और भी हैं इसके। देखो जैसे कि इशू ऑफ शेयर्स, कहाँ चला गया भाई साहब, ये रहा, इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ये सारे एग्जाम्पल भी आपके फिक्टिशियस एसेट्स के हैं। ये है पार्ट 5 जिसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ रिसीट्स, यानी रिसीट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, ये सब देखेंगे। देखो रिसीट्स 2 टाइप्स की होती हैं, या कह सकते हैं इसकी 2 कैटेगरी होती हैं। एक होती है रेवेन्यू रिसीट्स, एक होती है आपकी कैपिटल रिसीट्स। अच्छा एक बात और मैं बता देता हूँ कि इसे हम रिसिप्ट नहीं पढ़ते। ठीक है, यहाँ पर जो पी होता है ना वो साइलेंट होता है, तो इसे हम पढ़ते हैं रिसीट्स। चलो सबसे पहले रिसीट्स देख लेते हैं कि क्या होती हैं। इसे हम हिंदी में कहते हैं प्राप्तियाँ। इसकी डेफिनेशन देख लो, तो रिसीट्स इज द अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स, गुड और सर्विस। मतलब क्या है हिंदी में? देखो कि प्राप्तियाँ सामान्य सेवाओं को बेचने के लिए प्राप्त या प्राप्य राशियाँ हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई एसेट्स को सेल करा या आपने कोई गुड्स और सर्विस को सेल करा, तो सेल करने के बाद जो अमाउंट आपको रिसीव होगा या जो रिसीव होने वाला है भी अमाउंट, उसे हम कहते हैं रिसीट्स। ठीक है, प्राप्तियाँ कहते हैं। अब इसको हमने 2 कैटेगरी में आगे डिवाइड कर रखा है कि भाई कौन सी रिसीट्स रेवेन्यू रिसीट्स होगी और कौन सी रिसीट्स कैपिटल रिसीट्स होगी। रेवेन्यू रिसीट्स को कहते हैं हिंदी में राजस्व प्राप्तियाँ, कैपिटल को कहते हैं हम पूंजीगत प्राप्तियाँ। ठीक है, कैपिटल रिसीट्स को कहते हैं पूंजीगत प्राप्तियाँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं रेवेन्यू रिसीट्स,
ये क्या होती हैं? तो हिंदी मैंने बताई दी कि राजस्व प्राप्तियाँ कहते हैं। देखो डेफिनेशन कि रेवेन्यू रिसीट्स आर अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑफ कंपनी, यानी कि डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ से जो भी हमें अमाउंट रिसीव होगा उसे हम कहेंगे रेवेन्यू रिसीट्स। अब आप कहोगे डे टू डे एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल कि जैसे कि गुड्स को सेल करना, भाई सेल करना तो बिजनेस का डेली काम है ना, तो उससे जो आपको अमाउंट रिसीव होगा उसे हम कहेंगे रेवेन्यू रिसीट्स। अच्छा और एग्जांपल देख लो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, सेल ऑफ गुड्स और सर्विस। इसके अलावा जैसे कि मान लेते हैं कि आपका जो सप्लायर है उससे आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो वो भी क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स है। किसी क्रेडिटर से आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो वो भी क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स है। तो ये सारे जो एग्जांपल हैं ये हो गए रेवेन्यू रिसीट्स के, ठीक है। इसके अलावा ये होते हैं रेकरिंग इन नेचर, यानी कि रेवेन्यू रिसीट्स जो होती हैं वो नेचर में होती हैं रेकरिंग, यानी कि रेकरिंग इन नेचर होती हैं। इसका मतलब क्या होता है रेकरिंग इन नेचर? मतलब कि ये जो रिसीट्स होती हैं बार बार होंगी आपको, है ना। अब कैसे? गुड्स भाई तो आज भी सेल होंगे, परसों भी सेल होंगे, तो उनसे जो रिसीव होगा अमाउंट वो तो हमेशा होगा ना, तो इसलिए क्या है? रेकरिंग इन नेचर है। इसके अलावा जितने भी कंपनियां होती हैं, जितने भी बिजनेसेस होते हैं, वो सभी अपने रेवेन्यू रिसीट्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। लेकिन अगर कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो शो करेगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। अब देखो बेसिकली ये दोनों तो सेम ही होते हैं, ये सेम ही फंक्शन कर होता है इन दोनों का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फंक्शन सेम ही होता है। बस नाम इसलिए अलग दे दिया है क्योंकि यहाँ पे हम नॉर्मल बिजनेसेस और कंपनी की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। ये क्या होता है नॉट प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन? ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उनका मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। जैसे कि आप एग्जांपल में जैसे एनजीओ ले लो, तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। अब आप समझ गए होंगे रेवेन्यू रिसीट्स को, तो चलो स्टार्ट करते हैं आपका कैपिटल रिसीट्स, पूंजी प्राप्तियां। देखो भाई इसकी डेफिनेशन है कि कैपिटल रिसीट्स इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल विच आर नॉट रिलेटेड टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़। ये मेन पॉइंट है कि ये डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ से हमें ये पैसा नहीं मिलता है ना। तो देखो और रेकरिंग इन क्या होता है, मतलब नेचर क्या होता है इसका? नॉन रेकरिंग होता है। समझ गए होंगे आप कि ये जो पैसा कभी कभी ही मिलता है हमें। फॉर एग्जांपल सर, तो देखो एग्जांपल क्या है कि आपने अपनी फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर दिया। अब फिक्स्ड एसेट्स बिजनेस डेली तो सेल नहीं करते भाई, अगर ख़राब हो जाएगा तो सेल करेंगे, या तो वो जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी की पूरी आउटडेटेड हो गई है, तब आप सेल करोगे उस फिक्स्ड एसेट्स को या उस मशीन को, ठीक है। तो इनसे यानी कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स से जो पैसा मिलेगा वो क्या है? आपका कैपिटल रिसीट्स है। इसके अलावा और भी एग्जांपल देख लो कि अगर आपकी जो एसेट्स है, ठीक है, वो ख़राब हो गई और उसके बदले में आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलता है, यानी कि पैसा मिलता है, तो वो जो पैसा मिला वो भी क्या है? कैपिटल रिसीट्स है। इसके अलावा कंपनी ने अपने शेयर इशू किए मार्केट में, तो वो भी क्या है? कैपिटल रिसीट्स है। और अगर या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट इशू किए, मतलब कि डिवेंचर वगैरह इशू किए, तो वो भी क्या है? आपके कैपिटल रिसीट्स हैं। तो ये जो एग्जांपल हैं ये हैं आपके कैपिटल रिसीट्स के, ठीक है। और एक अच्छी बात, इसमें बस इतने ही एग्जांपल हैं, ठीक है। तो बस इनको छोड़ के और कोई भी कैपिटल रिसीट्स नहीं कहलाती। और ये तो मैंने बता ही दिया कि नॉन रेकरिंग इन नेचर होता है क्योंकि ये कभी कभी ही ऐसा अमाउंट हमें रिसीव होता है। और ये भी याद रख लेना कि जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी बिजनेस हो, चाहे भले ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो सभी के सभी इन्हें कहाँ पे शो करते हैं? तो वो शो करते हैं अपनी बैलेंस शीट में, ठीक है। बैलेंस शीट में कैपिटल रिसीट्स को शो किया जाता है। तो दोस्तों ये था कैपिटल रिसीट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 6, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, इनके एग्जाम्पल क्या हैं। स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपेंडिचर को हिंदी में कहते हैं व्यय, यानी कि खर्च। समझ गए क्या होता है? फिर भी बता देता हूँ। देखो बेसिकली जब आप कोई अमाउंट खर्च कर रहे हो यानी स्पेंड कर रहे हो किसी एसेट्स को परचेज करने में, किसी गुड्स और सर्विस को परचेज करने में, तो उसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है, कि वो हमारा एक्सपेंडिचर है, हमारा खर्चा हो गया। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है वो लायबिलिटी भी हमारे लिए बन जाता है। ऐसा कब होता है? जब आपने एक्सपेंडिचर किया बट आपने क्या किया कि उसे क्रेडिट में परचेज किया, यानी कि उधार में परचेज किया। अभी आपने एक्चुअल में कैश पे नहीं किया, लेकिन आपने कहा कि मैं 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, यानी कि परचेज किया है आपने क्रेडिट में, उधार में। तो उस टाइम वो एक्सपेंडिचर क्या है? एक हमारे लिए लायबिलिटी है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दी है एक्सपेंडिचर की, तो आप पढ़ लेना, बहुत सिंपल है। अब देखो
बेसिकली जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि हमने इनको 3 तरह से कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सी? एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये क्या क्या होते हैं, चलो एक एक करके देख लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे हिंदी में कहते हैं पूंजीगत व्यय। अब देखो कि क्या होता है, तो सिंपल सा बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करो, ठीक है, या फिर आप उस फिक्स्ड एसेट्स में कोई, आपके पास कोई ऐसे फिक्स्ड एसेट्स आपके पास है, अब आपने उसमें क्या करा, इंप्रूवमेंट कर दिया, ठीक है, और उस इंप्रूवमेंट करने की वजह से क्या हुआ कि आपकी जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी थी ना वो बढ़ गई, तो उस खर्चे को हम क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं आपको एक बार एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आपने परचेज करी मशीनरी, तो मशीनरी क्या है, एक फिक्स्ड एसेट्स है। मैंने बताया कि जब भी आप फिक्स्ड एसेट्स परचेज करोगे तो वो क्या है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे जो परचेज करिए मशीनरी, एक तरह से कौन सा एक्सपेंस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला। अब मान लेते हैं हमने इस तरह बिल्डिंग परचेज करी, तो वो भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। या फिर आप ऐसा मान लो कि मान चलो आपके पास बिल्डिंग पहले से थी, 4 फ्लोर थे उसमें, अब आपने 5वां फ्लोर और बना दिया, ठीक है, और आप उस बिल्डिंग को पहले अपने बिजनेस के लिए यूज़ करते थे, अब अपने 5वीं फ्लोर भी बना दी। तो अब क्या होगा कि आपके पास जब 5वां फ्लोर आ गया तो आप उसको भी अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हो, और जब बिजनेस में यूज़ करोगे तो उससे क्या होगा, आपके बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। यानी कि जब आपने 5वां फ्लोर बनाया, जो खर्चा आपने 5वें फ्लोर बनाने में किया, तो वो खर्चा भी अब क्या है, एक तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर ही खर्चा माना जाएगा उसे भी। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आप कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज करो या फिर किसी एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स में आप कोई इंप्रूवमेंट कर दो और उस इंप्रूवमेंट से बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसे कैपिटल एक्सपेंस भी कहते हैं, ठीक है, दूसरा नाम इसका कैपिटल एक्सपेंस भी है, या फिर आप इसे केपेक्स भी कह सकते हो, ठीक है, तो ये भी इसका नाम है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। ये क्या होता है, राजस्व व्यय। सिंपल सा है, देखो बिजनेस को चलाते समय ना कुछ खर्चे जो होते हैं वो होते रहते हैं, और वो जरूरी होते हैं, वो बिजनेस के साथ साथ चलते हैं। उन्हीं एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे एग्जांपल्स आपको बहुत समझ में आएगा, जैसे सैलरी। अब भाई बिजनेस है तो सैलरी तो पे करनी पड़ेगी एम्प्लॉयज़ को, यानी कि ये खर्चा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है। या फिर कह सकते हो रेंट, यानी कि अगर आपने मान लेते हैं बिल्डिंग या मशीनरी या फैक्ट्री आपने रेंट पे ली है, ठीक है, तो उसको रेंट पे करोगे तो वो भी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। या फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे कर रहे हो तो वो भी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उनका बेनिफिट हमें विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड में रिसीव हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मतलब कि आप उसका बेनिफिट आपको तुरंत मिल जाता है, यानी कि उस 1 साल के अंदर मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आपने रेंट पे किया, ठीक है, मान लेते हैं 2 महीने का एडवांस रेंट पे कर दिया, तो अब आपने रेंट पे कर दिया है तो उसका बेनिफिट आपको 2 महीने तक 2 महीने में मिल जाएगा, यानी कि रिसीव हो जाएगा आपको बेनिफिट, है ना। तो ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एक कह सकते हो कि एक जिस क्वालिटी जिससे आप उसको पहचान सकते हो, यानी कि ऐसे खर्चे जो कि बिजनेस के दौरान किए जाते हैं, ठीक है, और आप ऐसा कर सकते हो उनके बिना बिजनेस की तरह से चलना भी मुश्किल है, क्योंकि जब सैलरी नहीं पे करोगे तो बिजनेस कैसे चलेगा, है ना। और इन खर्चों का बेनिफिट भी हमें उसी अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाता है, यानी कि रिसीव हो जाता है। तो ये हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पूरी डेफिनेशन। अब इसे देखो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कहते हैं, ठीक है, और ओपेक्स भी कहते हैं, ओपेक्स। तो जैसे वहाँ पे था ना केपेक्स, इसी तरह यहाँ पे है ओपेक्स, तो ये भी आपको अदर नेम्स के याद रखने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपना डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है, हिंदी में कहते हैं अस्थगित राजस्व व्यय। हो सकता है कि हिंदी शायद इसकी गलत हो, मैंने गूगल पे चेक करी थी यही आ रही थी, तो आप एक बार देख लेना अगर आपके पास हिंदी की बुक है तो, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या होता है ये। देखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, बेसिकली इनका जो नेचर होता है वो तो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन इन एक्सपेंस को हम राइट ऑफ करते हैं एक से ज़्यादा काउंटिंग पीरियड में, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम ये एस्टिमेट मान के चलते हैं कि जो इनका बेनिफिट होगा, यानी इन एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होगा वो हमें एक से ज़्यादा साल के लिए मिलेगा, इसलिए ही इनका नाम पड़ा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। भाई जब एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा होता है तो ऐसा तो है नहीं कि उसका बेनिफिट सिर्फ एक बार मिलेगा, उसका बेनिफिट एडवर्टाइजमेंट का हमें 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक मिलता है, ठीक है। तो इसलिए जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उनको जब हम राइट ऑफ करते हैं तो हम मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में राइट ऑफ करते हैं,
और इसका मतलब क्या हुआ, राइट ऑफ करने का मतलब, राइट ऑफ करने का सिंपल सा मतलब होता है कि प्रॉफिट में से उस एक्सपेंस को माइनस करना, ठीक है। अब देखो जो एक्सपेंडिचर होता है वो बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर होता है, तो हम ना पूरा का पूरा प्रॉफिट में से माइनस नहीं करते सारा का सारा एक्सपेंडिचर, इस एडवर्टाइजमेंट खर्चा, क्योंकि बहुत बड़ा खर्चा होता है इसलिए सारा माइनस नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें इससे बेनिफिट 4 से 5 साल तक होना है, तो हम इसको भी आगे ना इस खर्चे को 4 से 5 साल में तोड़ लेते हैं, पार्ट बना लेते हैं इसके, ठीक है, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। और फिर क्या करते हैं, हर साल हर एक पार्ट को प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, तो इस तरह से राइट ऑफ करते हैं, तो इसे कहते हैं राइट ऑफ करना, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिकली ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनको हम मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में राइट ऑफ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बेनिफिट हमें एक से ज़्यादा साल में मिलने वाला है, ठीक है। और आपका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ठीक है। तो दोस्तों ये थी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यह बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 7, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सपेंस और इनकम की डेफिनेशन। स्टार्ट करते हैं एक्सपेंस के डेफिनेशन से। एक्सपेंस को हिंदी में कहते हैं व्यय, और इसकी डेफिनेशन है कि एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। मतलब क्या हुआ, मतलब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जितनी भी आपकी कॉस्ट आती है उसी को हम कहते हैं एक्सपेंस। अब आप सोच रहे होगे कि एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर के ये दोनों सेम है या अलग अलग हैं, तो मैं आपको बता दूं ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है, दोनों अलग हैं। जो एक्सपेंडिचर है वो एक बिगर टर्म है, ठीक है, और जो एक्सपेंस है वो एक स्मॉलर टर्म है। एक्सपेंस के अंदर वही खर्चे आते हैं जो आपको रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, और जबकि एक्सपेंडिचर के अंदर बिजनेस के सारे खर्चे जाते हैं, चाहे वो रेवेन्यू जनरेट के पर्पस से हो या किसी और पर्पस से, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस भी। अब देखो जो एक्सपेंस होता है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों में हम डेबिट साइड में शो करते हैं, ठीक है। और जैसे एग्जांपल देख लो कि कैश पेमेंट करिए आपने सैलरी की या फिर वेजेस की, रेंट की, तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं, एक्सपेंस के हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सपेंस। अब देखो आपने प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में सुना होगा। अब ये दोनों इसके टाइप नहीं है, यानी एक्सपेंस के ये टाइप नहीं है, ये एक्सपेंस की कंडीशन है, यानी कि कब कोई एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस कहलाएगा और कब कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस यानी कि पूर्वदत्त व्यय। अब ये क्या होता है, अच्छा हो सकता है कि हिंदी गलत हो तो उसको माफ़ कर देना, इग्नोर कर देना, आप इंग्लिश को कंसिडर करना। तो देखो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है कि प्रीपेड एक्सपेंस आर दी फ्यूचर एक्सपेंस दैट आर पेड इन एडवांस। मतलब कि फ्यूचर के जो एक्सपेंस थे आपने उन्हें एडवांस में ही पे कर दिया, तो वो हो गया आपका प्रीपेड एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपको नेक्स्ट ईयर रेंट पे करना था, तो आपने क्या करा, उस नेक्स्ट ईयर का रेंट आपने इसी साल करंट ईयर में ही पे कर दिया, तो वो आपका क्या है, एक तरह का प्रीपेड एक्सपेंस है। और जो प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं उनको हम बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स के अंदर शो करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। और जब नेक्स्ट ईयर आप अकाउंटिंग करोगे तो उसे आप फिर से एज अ एक्सपेंस शो करोगे। तो ये हो गई आपकी प्रीपेड एक्सपेंस की डेफिनेशन, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे। ये क्या होता है, हिंदी में कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को बकाया खर्च। बेसिकली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस का अपोजिट ही होता है। कैसे, तो देखो डेफिनेशन से देख लो कि इट इज़ एन एक्सपेंस दैट हैज़ बीन इनकर्ड बट हैज़ नॉट बीन पेड। मतलब आपका वो एक्सपेंस हो गया, इनकर्ड हो गया, लेकिन अभी तक आपने उसकी पेमेंट नहीं करी, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लेते हैं आपका एम्प्लॉय है, आपने उससे काम तो करवा लिया लेकिन आपने उसकी सैलरी नहीं दी, तो वो क्या हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगी, क्योंकि आपने अभी तक उसे पेमेंट नहीं करी। और जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो सब के सब प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे आते हैं, ठीक है, और बैलेंस शीट के अंदर हम इन्हें करंट लायबिलिटी के अंदर शो करते हैं, ठीक है। क्योंकि लायबिलिटी क्योंकि आपने देखो पेमेंट नहीं करी, तो ये आपका दायित्व बनता है, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आपको वो एक्सपेंस पे करने हैं, तो इसलिए ये आपकी लायबिलिटी में हम इन्हें शो कर देते हैं। तो ये था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में, यानी कि एक्सपेंस के मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी हैं कि प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डेफिनेशन यानी कि इनकम पे, यानी कि आय। आय क्या होती है, अब देखो डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। मतलब कि पूरे साल में आपने जितना भी प्रॉफिट कमाया वही क्या है, आपकी इनकम है। यह है इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। या फिर आप ये भी कह सकते हो इन अदर वर्ड्स कि जो डिफरेंस होता है रेवेन्यू
और एक्सपेंस का, उन्हीं को हम कहते हैं इनकम। ठीक है, यानी कि राजस्व और व्यय के बीच में जो अंतर होता है उसी को हम कहते हैं आय। तो दोस्तों ये थी इनकम की डेफिनेशन। ये है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 8, जिसमें हम प्रॉफिट के बारे में पढ़ेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है। सबसे पहले प्रॉफिट क्या होता है। तो प्रॉफिट की डेफिनेशन है कि प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मतलब ये कि बिजनेस की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, यानी जो परिचालन गतिविधियां होती है, उससे जो इनकम अर्न होती है उसी को हम कहते हैं प्रॉफिट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स, यानी गुड्स को सेल करने से या फिर सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो तो जो उससे आपको इनकम अर्न हो रही है, बेसिकली उसी को क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रॉफिट की डेफिनेशन। अब आ जाते हैं, देखो प्रॉफिट को भी हमने आगे दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर रखा है, एक ग्रॉस प्रॉफिट और एक नेट प्रॉफिट। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से। देखो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, हिंदी में कहते हैं सकल लाभ। यह है इसकी डेफिनेशन आपको बताने से पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि देखो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो, मतलब कैसे निकलता है। तो जो रेवेन्यू होता है, बिजनेस का जो भी टोटल रेवेन्यू होता है, उसमें से जब आप डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस कर देते हो या फिर आप कहो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हो, तो आपका आता है ग्रॉस प्रॉफिट। और यही चीज यहां पे डेफिनेशन में लिखा है कि ग्रॉस प्रॉफिट इट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विस एंड इट्स डायरेक्ट कॉस्ट। यानी कि गुड्स और सर्विस में कि सेल से जो आपको रेवेन्यू हुआ वो, और इसकी जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, जब आप इसका डिफरेंस लोगे तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, तो देखो यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे कि वेजेस, कैरिड इनवर्ड, पावर एंड फ्यूल, ईटीसी, है ना। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं, डायरेक्ट कॉस्ट के हैं। यानी कि जब ये सब चीजें आप रेवेन्यू से माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये थी ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम आ जाते हैं अपने नेट प्रॉफिट पे, और नेट प्रॉफिट को हिंदी में कहते हैं शुद्ध लाभ। क्या होता है ये, तो देखो इसे निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है कि रेवेन्यू में से आपको टोटल एक्सपेंस माइनस कर देने हैं। मतलब बिजनेस के जितने भी खर्चे हैं, चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे वो फिर डायरेक्ट एक्सपेंस हो, चाहे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, सारे के सारे खर्चे आपको रेवेन्यू में से माइनस कर देने हैं, तो आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, और यही डेफिनेशन यहां पर भी मैंने लिख रखी है कि इट इज द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग टोटल एक्सपेंस फ्रॉम रेवेन्यू। तो उसी को हम क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट कहते हैं, यानी कि शुद्ध लाभ। अच्छा, एक और तरीका है शुद्ध लाभ निकालने का, वो क्या है कि आप ना पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद उसमें से आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, तो भी आपको क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। अच्छा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे कि सैलरी, रेंट, रिपेयर। तो ये कुछ एग्जांपल हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस के। जब आप इन्हें भी माइनस कर दोगे ग्रॉस प्रॉफिट से, तो आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। तो दोस्तों ये था नेट प्रॉफिट। इस वीडियो में हम गेन और लॉस की डेफिनेशन को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं गेन की डेफिनेशन से। तो गेन इज प्रॉफिट ऑफ इरेगुलर और नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शंस। अब इरेगुलर और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब है ऐसे ट्रांजैक्शंस जो रेगुलर इंटरवल पर नहीं होते और कभी कभी ही होते हैं, और ये ट्रांजैक्शंस नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं। मतलब ये सारे ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते। जैसे मान लो आपका बिजनेस है शूज को मैन्युफैक्चर करने का, तो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हुए रॉ मटेरियल को परचेज करना, शूज को मैन्युफैक्चर करना और उसे सेल कर देना, और इन सभी ट्रांजैक्शंस को बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कहते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमें जो भी बेनिफिट होगा उसे हम गेन नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रॉफिट। गेन हम तब कहेंगे जब हमें बेनिफिट नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हो, मतलब इरेगुलर और नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शन से हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास एक ओल्ड मशीन है जो मतलब ढंग से अब काम नहीं कर रही, तो आपने सोचा कि उसे सेल कर दिया जाए, और उसकी कॉस्ट क्या है, अभी 5000 है, और आपने उसे क्या किया कि 7000 में सेल कर दिया। तो 2000 रुपीज जो आपको बेनिफिट हुआ उसे हम गेन कहेंगे, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो शूज को मैन्युफैक्चर करने का है, ना कि मशीन को सेल करने का। इसलिए मशीन को सेल करना वो एक इरेगुलर ट्रांजैक्शन है, क्योंकि ऐसे ट्रांजैक्शन कभी कभी ही होते हैं।
तो उम्मीद करता हूं कि आपको गेन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जांपल लिखे हैं, जैसे कि देखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि मशीन को सेल करने पे जो प्रॉफिट हुआ वो क्या है, गेन है। और मान लो आपकी जो एसेट्स है वो इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि लैंड है, अब लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो जब आप उसे सेल करोगे तो आपको जो भी बेनिफिट होगा वो क्या है, आपका गेन कहलाएगा। इसी तरह मान लो आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो वो भी क्या है, आपका गेन है। ठीक है, तो ये हो गई गेन की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं अपनी सेकंड डेफिनेशन जो कि है लॉस। तो जो लॉस की डेफिनेशन है वो है लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू। मतलब सिंपल सा है कि जब भी हमारे जो एक्सपेंस है, जो खर्चे हैं वो हमारी रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाएंगे तो उस सिचुएशन को हम कहेंगे कि लॉस हो गया। फॉर एग्जाम्पल पिछले वाले गेन की डेफिनेशन में जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था उसी का रेफरेंस मैं यहाँ पर दोबारा यूज़ करता हूँ। हमारी जो मशीन थी उसकी कॉस्ट थी 5000। अब आप मान लो कि आपने उसे सेल कर दिया 3000 में, तो अब आपको जो 2000 का जो आपको लॉस हो गया वही क्या है, बेसिकली लॉस है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मान लो आपकी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो वो भी आपके लिए क्या है, लॉस है। या फिर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो वो भी क्या है, आपके लिए एक तरह से लॉस है। तो ये होगी दोस्तों लॉस की डेफिनेशन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परचेज की डेफिनेशन और परचेज रिटर्न की डेफिनेशन। परचेज, परचेज का हिंदी मतलब होता है खरीदना। हम अपनी नॉर्मल लाइफ में जो भी सामान खरीदते हैं उन सब को हम परचेज कहते हैं। जैसे अगर हमने शूज़ खरीदे तो उसे हम परचेज कहते हैं, या फिर कार खरीदी तो भी उसे हम परचेज कहते हैं। बट अकाउंटिंग के अंदर ये जरूरी नहीं है कि आप जो भी सामान या वस्तु खरीदो वो परचेज की कैटेगरी में आए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि वो क्या क्या चीज़ है जिसे हम खरीदें तो अकाउंटिंग भी उसे परचेज मानेगा। तो अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग कोई भी गुड्स और रॉ मटेरियल जिसको आप रीसेल के पर्पस के लिए खरीद रहे हो, मतलब आपने गुड्स और रॉ मटेरियल खरीदा क्योंकि आप इसे सेल करोगे, या फिर आपने जो गुड्स या रॉ मटेरियल खरीदा और उससे एक न्यू प्रोडक्ट बनाओगे और उसे सेल करोगे, तभी अकाउंटिंग ये मानेगा कि आपने जो रॉ मटेरियल या गुड्स खरीदा है वो परचेज है। अब इसको मैं ना एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मान लो आपका बिजनेस है पेन बनाने का, तो आप जब प्लास्टिक खरीदोगे या फिर इंक खरीदोगे पेन के लिए तो उसे अकाउंटिंग परचेज मानेगा। बट मान लो आपने कार खरीदी तो उसे अकाउंटिंग परचेज नहीं मानेगा क्योंकि आपका बिजनेस पेन बनाने का था। लेकिन मान लो अगर आपका बिजनेस कार बेचने का होता तो जब आपने कार खरीदी थी तो उसे अकाउंटिंग परचेज मान लेता। उम्मीद करता हूं कि आपको परचेज की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि परचेज हम कब मानेंगे और कब नहीं मानेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो परचेज के अंदर आपका कैश परचेज भी होता है और क्रेडिट परचेज भी होता है। कैश परचेज मतलब जब आपने कैश में देके कोई सामान खरीदा है, ठीक है, और क्रेडिट परचेज मतलब जब आपने उधार में कोई सामान खरीदा है तो उसे हम कहते हैं क्रेडिट परचेज। यानी जब आप कैश दोगे तो कैश परचेज और उधार खरीदोगे तो क्रेडिट परचेज। तो ये तो हो गई आपकी परचेज की डेफिनेशन। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे जो कि है परचेज रिटर्न। बहुत सिंपल सा है। देखो परचेज रिटर्न मतलब आपने सामान परचेज किया था, अब आपने उसे रिटर्न कर दिया, यानी सेलर को जब आप रिटर्न कर देते हो तो उसे हम कहते हैं परचेज रिटर्न। अब रिटर्न करने के भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ 2-3 एग्जांपल बताता हूं रिटर्न के। पहला, आपने ऑर्डर किए थे 100 यूनिट्स लेकिन सामने वाले ने आपको दे दिए 120 यूनिट्स, तो आपने क्या करा भाई, 20 यूनिट रिटर्न कर दिए। या फिर आपने जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट मांगा था सामने वाले ने आपको उस क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं दिया, तो भी आप उसे रिटर्न कर सकते हो। कोई पीस डिफेक्टिव निकल जाए तो भी आप रिटर्न कर सकते हो। यानी रिटर्न के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको परचेज रिटर्न भी समझ में आ गया होगा। और हाँ, परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि परचेज रिटर्न का एक नाम रिटर्न आउटवर्ड भी होता है। तो दोस्तों ये थी परचेज रिटर्न की डेफिनेशन। आज हम देखेंगे सेल्स की डेफिनेशन और सेल्स रिटर्न की डेफिनेशन।
स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेल्स की डेफिनेशन से। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, देखो, व्हेन परचेज गुड्स आर सोल्ड इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट आर कॉल्ड सेल्स। मतलब प्रॉफिट कमाने के पर्पज से जब आप गुड्स बेचोगे तो उसे सेल्स कहेंगे। इसके अलावा जो सेल्स होती है वो दो तरह से हो सकती है, या तो वो कैश सेल्स होगी या फिर वो क्रेडिट सेल्स होगी। कैश सेल्स मतलब यानी कि आपने कैश लिया और सामान बेच दिया, और क्रेडिट सेल्स मतलब जब आपने उधार में सामान बेच दिया तो उसे हम कहते हैं क्रेडिट सेल्स। तो ये थी सेल्स की डेफिनेशन। अब हम आ जाते हैं अपनी सेल्स रिटर्न की डेफिनेशन में। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है ये भी, देखो, गुड्स सोल्ड व्हेन आर रिटर्न बाय द कस्टमर ड्यू टू एनी रीजंस इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड्स। मतलब कि भाई आपके कस्टमर ने किसी भी रीजन से आपसे जो सामान खरीदा था उसे वापस कर देता है तो उसी को हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। अब रिटर्न करने के भाई बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि उसको आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी पसंद आई हो इसलिए उसने रिटर्न कर दिया। हो सकता है कि कुछ पीस डिफेक्टिव निकल गए हो तो उसने रिटर्न कर दिए। कोई भी रीजंस हो सकता है रिटर्न करने का, ठीक है। और सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थी सेल्स रिटर्न की डेफिनेशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या होती है और गुड्स की क्या डेफिनेशन होती है। स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की डेफिनेशन से। तो एक बार मैं आपको रीड कर देता हूं फिर मैं समझाता हूं इसका मतलब। देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड एज द इनकम जनरेटेड बाय एन एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स डेली कोर बिजनेस ऑपरेशंस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेटिंग रेवेन्यू। इसका मतलब क्या है कि कोई भी बिजनेस उसकी जो कोर एक्टिविटीज होती है, यानी जो उसका मेन जो काम होता है किसी भी कंपनी का, उसके थ्रू जो भी इनकम जनरेट होगी उसे हम कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी कहते हैं। अब किसी भी बिजनेस की कोर एक्टिविटीज क्या होती हैं? गुड्स को सेल करना, सर्विस को सेल करना, यही उनकी कोर एक्टिविटीज होती है। तो इनसे जो भी इनकम जनरेट होगी उसी को हम कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे देखो, टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स क्या है? एक ऑटोमोबाइल्स कंपनी है। ऑटोमोबाइल्स कंपनी कौन सी होती है? ऐसी कंपनी जिनका काम होता है कार, मोटरसाइकिल, ट्रक, बस इनको बनाना और सेल करना, ठीक है, ये काम होता है उनका। तो टाटा मोटर्स क्या करती है भाई? कार बनाती है, बस बनाती है, ट्रक बनाती है। तो इनका मेन काम क्या है? ये कार बनाना, बस बनाना, ट्रक बनाना। तो इनसे जो भी इनकम जनरेट होगी उसी को हम कहेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। ये आप समझ गए। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे डॉक्टर्स होते हैं। डॉक्टर्स का मेन काम क्या होता है? डॉक्टर्स का मेन काम होता है मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। तो मेडिकल सर्विस को जब वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनसे उन्हें जो भी इनकम रिसीव हो रही है वही उनके लिए क्या है? ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन समझ में आ गया होगा। तो अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे, जो कि है गुड्स। गुड्स को हिंदी में कहते हैं माल। इसकी डेफिनेशन क्या है? द थिंग विच आर बॉट एंड सोल्ड बाय बिजनेस आर कॉल्ड गुड्स। यानी कि कोई भी चीज बिजनेस जो खरीदता है और जिसे वो आगे सेल करता है उसी को हम कहते हैं गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई एक होम अप्लायंस की कंपनी है, ठीक है। तो उसके पास जो टीवी है, जो फ्रिज है, जो एसी है, वो सब क्या है? वो सब उसके लिए गुड्स है, ठीक है, क्योंकि वो इसे आगे सेल करेगी। या फिर हो सकता है वो किसी से आगे पहले परचेज करे फिर सेल करे। अल्टीमेटली ये सब चीजें उसके लिए क्या है? गुड्स है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लो कि एप्पल है। अब एप्पल के लिए उसका गुड्स क्या है? तो जो उसके पास आईफोन के सेट्स पड़े हैं, जो उसके पास आईपैड पड़े हैं, ठीक है, ये सारा उसके लिए क्या है? गुड्स है। एक एग्जांपल मैं और बताता हूं। जैसे पिछले ही डेफिनेशन में मैंने टाटा मोटर्स का एग्जांपल दिया था, अब दोबारा यहां पर टाटा मोटर्स का एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो, टाटा मोटर्स के लिए गुड्स क्या होंगे? जो उन्होंने कार बनाई है, जो उन्होंने बस बनाए हैं, जो ट्रक बनाए हैं, वो सब इनके लिए क्या है? गुड्स है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये दोनों डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ स्टॉक और टाइप्स ऑफ स्टॉक, यानी कि स्टॉक की डेफिनेशन क्या होती है और स्टॉक के क्या टाइप्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टॉक से। देखो, डेफिनेशन क्या होती है पहले मैं रीड कर देता हूं ताकि आपको मैं बाद में समझा पाऊं। देखो, गुड्स आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। इसका मतलब हुआ अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो भी अनसोल्ड गुड्स आपके पास रह जाते हैं उसी को हम कहते हैं स्टॉक।
तो ये तो हो गई आपके स्टॉक की डेफिनेशन। अब देखो स्टॉक जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक समझने के लिए सबसे पहले आपको ना अकाउंटिंग पीरियड अच्छे से समझना होगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको ना अकाउंटिंग पीरियड थोड़ा सा बताता हूँ, एक ओवरव्यू लेंगे। वैसे डिटेल में मैं इसको पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन अभी एक ओवरव्यू लेंगे ताकि मैं आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में अच्छे से डिफरेंस बता पाऊँ। तो देखो अकाउंटिंग पीरियड, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन है अकाउंटिंग पीरियड रेफर्स टू द टाइम पीरियड विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस एंटिटीज। मतलब अकाउंटिंग पीरियड हम उस टाइम पीरियड को कहते हैं जिसमें बिजनेस या फिर कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, और अकाउंटिंग पीरियड को हम अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और इंडिया में जो अकाउंटिंग पीरियड फॉलो होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का, ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको क्या होता है, टेंशन मत लो, मैं इसको आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा। अभी हमारा मेन टॉपिक जो है वो है स्टॉक के बारे में समझना, तो इसलिए मैंने आपको अभी इस पर ज़्यादा डिटेल नहीं दिया है, ठीक है। तो अब आ जाओ अपने मेन टॉपिक पे। देखो अब मैं आपको ना एक एग्जाम्पल यहाँ पे समझा रहा हूँ, उससे आपको ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा 100% कि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। कभी भी आपको इसमें दोबारा डाउट नहीं रहेगा। देखो तो मान लो कि आपकी एक स्टेशनरी की शॉप है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ पेन को सेल करते हो, ठीक है, और कोई आइटम आपके पास नहीं है, ओनली पेन है। अब जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है देखो वो है 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो रहा है और ये एंड होगा 31 मार्च 2022 को, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अब इस पूरे टाइम पीरियड के बीच आप कई बार पेन को सेल करोगे और कई बार आप अपने सप्लायर से पेन को खरीदोगे भी, ताकि आप उसे कस्टमर को आगे सेल कर सको। तो हम ये मान लेते हैं कि इस पूरे टाइम पीरियड में हमने सिर्फ ये 3 ट्रांजेक्शन किए, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं बट हम मान लेते हैं कि हमने 3 ट्रांजेक्शन ही किए हैं। तो देखो अब 1 अप्रैल है और आपके पास जो अभी पेन है वो है 1000, ठीक है। और कुछ दिनों बाद आपने क्या करा, 600 पेन को सेल कर दिया और उसके भी कुछ दिनों बाद फिर आपने क्या किया, 100 पेन को खरीद लिया, यानी बाय कर लिया अपने सप्लायर से। और फिर कुछ दिनों बाद आपने क्या करा कि 400 पेन को फिर से कस्टमर को सेल कर दिए। और अब इस तरह से क्या हुआ कि अकाउंटिंग पीरियड आपका एंड हो गया, यानी कि 31 मार्च 2022 आ गई। तो इस पूरे टाइम पीरियड में आपके पास अब कितने पेन अवेलेबल हैं, यानी अब आपके पास कितने हैं। आपने स्टार्टिंग की थी 1000 पेन से, तो अब 31 मार्च 2022 को आपके पास कितने पेन हैं। तो आप कहोगे सर हमारे पास जो पेन है वो बचे हैं 100, ठीक है। तो जो आपके पास ये 100 पेन बचे हैं ना, इसी को हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो आपके पास अवेलेबल पेन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। अब आप क्लोजिंग स्टॉक तो समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखो ऐसा तो नहीं है कि आप ये 100 के 100 पेन क्या करोगे, फेंक दोगे। आप क्या करोगे, इस पेन को दोबारा यूज करोगे और आपको पता है आपकी नेक्स्ट डे यानी कि 1 अप्रैल 2022 से फिर से एक न्यू अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो जो आपकी ये 100 पेन है वो इस अकाउंटिंग पीरियड के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ठीक है। और फिर से आप इस पूरे टाइम पीरियड में कुछ नए पेन खरीदोगे, कुछ बेचोगे, तो ये स्टोरी इसी तरह चलती रहेगी। तो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जो अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्टिंग में जो भी आपके पास अवेलेबल गुड्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ओपनिंग स्टॉक। और अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो भी आपके पास गुड्स होते हैं उसी को हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये डायग्राम से समझ में आ गया होगा। अब देखो इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए कि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, कि बैलेंस ऑफ स्टॉक बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड के बिगिनिंग में जो भी आपके पास बैलेंस है स्टॉक का उसी को हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक किसे कहते हैं, तो जो भी बैलेंस आपका अकाउंटिंग पीरियड के एंड में है उसी को हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। और अकाउंटिंग पीरियड का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ये था दोस्तों ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की डेफिनेशन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 14, जिसमें हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री की डेफिनेशन और इन्वेंट्री कितने टाइप्स की होती है ये भी देखेंगे। और तो अब हम ना इन्वेंट्री को समझ लेते हैं
ठीक है, और इस डायग्राम से आप प्रॉपरली समझ जाओगे। और मैंने इसके डेफिनेशन के लिए भी आप टेंशन मत लो, मैं आगे आपको बताऊंगा। देखो क्या होता है कि मान लो ये एक कंपनी है ABC फर्नीचर्स, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम है फर्नीचर्स को बनाना। फर्नीचर्स के अंदर क्या क्या आता है, तो जो सोफ़ा होते हैं, जो टेबल होते हैं, स्टूल होते हैं, चेयर होते हैं, यानी कि वुड से जो भी चीज़ें बनेगी वो सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी तरफ से फर्नीचर्स कहलाती हैं। तो ये सब समझ गए। तो देखो इसके लिए अगर मैं बोलूँ कि ABC फर्नीचर्स के लिए इन्वेंट्री क्या है, तो वुड ये चीज़ और जो ये सारे आइटम उसने बनाए हैं ये सब उसके लिए क्या है, इन्वेंट्री है। अभी और अच्छे समझने के लिए एक नेक्स्ट और देखो, व्हाट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब आपका रॉ मटेरियल और वो प्रोडक्ट्स जो बन के तैयार हो गए हैं लेकिन अभी तक सेल नहीं हुए हैं, यानी कि अभी तक आपने उन्हें बेचा नहीं है, वो सब क्या कहलाता है, वो सब कहलाता है इन्वेंट्री। तो अब एक बार ना ये चीज़ हम दोबारा से पीछे वाली जो इमेज थी उसमें देख लेते हैं। तो देखो अब आप बताओ कि ABC फर्नीचर्स के लिए ये सब इन्वेंट्री है या नहीं। देखो बिल्कुल है, क्योंकि ये जो लकड़ियाँ हैं ये ABC फर्नीचर के लिए उसका रॉ मटेरियल है जिसकी हेल्प से ये सारे प्रोडक्ट्स वो बनाएगी, ठीक है। तो ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गई कि क्या होता है इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल प्लस प्रोडक्ट जो अभी तक सेल नहीं हुए हैं। अब आगे देखो यहाँ पे, हाँ मैंने डेफिनेशन लिख दी है इन्वेंट्री की कि द टर्म इन्वेंट्री रेफर्स टू रॉ मटेरियल जो कि प्रोडक्शन में यूज होगा और गुड्स जो आपने प्रिपेयर कर लिए हैं, बना लिए हैं लेकिन अभी तक सेल नहीं हुए, उन सबको हम कहते हैं इन्वेंट्री। तो ये तो हो गई इन्वेंट्री की डेफिनेशन। अब हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, और टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री को आप ये भी कह सकते हो कि क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। अब जो टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री है वो होती है 3 टाइप्स की, एक होती है रॉ मटेरियल, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस और एक होता है फिनिश गुड्स। अब ये क्या होता है ये सब समझेंगे। देखो अब वो सब चीज़ें मैं आपको इस इमेज के थ्रू दोबारा समझाता हूँ कि क्या रॉ मटेरियल होता है, क्या फिनिश गुड्स होता है और क्या वर्क इन प्रोग्रेस होता है। देखो ये ABC कंपनी है, इस ABC कंपनी के लिए जो ये लकड़ियाँ हैं ये सब क्या है, रॉ मटेरियल है, समझते जाना। और जो इसने ये अपने सारे प्रोडक्ट बना लिए हैं ये सब क्या है, इसके लिए फिनिश गुड्स हैं। अब आप कहोगे तो फिर वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, तो देखो वर्क इन प्रोग्रेस सिंपल है, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स की जो बीच की स्टेज होती है उसी को हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें क्या होता है, हमने आधा काम कर दिया होता है लेकिन अभी तक कंप्लीट हमने काम नहीं किया है, यानी कि कंप्लीट हमने अपने प्रोडक्ट नहीं बनाया है, यानी जो हमारा अभी काम हुआ है वो सिर्फ आधा हुआ है, ठीक है। हमने अभी कंप्लीटली फिनिश प्रोडक्ट्स नहीं बनाए। जैसे देखो यहाँ पे इस लकड़ी से मैंने ये छोटे छोटे टूल काट लिए, ठीक है, और मान लो चलो टेबल भी बना ली लेकिन मैंने इसे अभी पेंट ही नहीं किया, तो पेंट ही नहीं किया तो इसका मतलब अभी भी ये काम अधूरा है। तो ये काम क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस है। हाँ अगर मैं इसमें पेंट भी कर दूं, ठीक है, प्रॉपरली इसको डेकोरेट कर दूं और फिर मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा तो वो कहलाएगा फिनिश गुड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस डायग्राम से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि क्या रॉ मटेरियल है, क्या फिनिश गुड्स है, क्या वर्क इन प्रोग्रेस है। चलो एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे देखो फिर से वही एग्जाम्पल कि ये वुड थी, लकड़ियाँ थी, तो ये क्या है, रॉ मटेरियल। मैंने इससे चेयर बना दी लेकिन देखो चेयर पे मैंने अभी चेयर बना के रख ली लेकिन मैंने चेयर पे पेंट नहीं किया, ठीक है। जब मैं इस पर पेंट भी कर दूंगा तब ये सेल करने की कंडीशन में हो जाएगी, यानी कि मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी। तो ये होता है आपका फिनिश गुड्स। तो आप समझ गए कि ये रॉ मटेरियल हो गया आपका, ये हो गया आपका वर्क इन प्रोग्रेस और ये हो गया आपका फिनिश गुड्स, और इन्हीं सबको हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी कि रॉ मटेरियल क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है और फिनिश गुड्स हम कब कहते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे इन सब की डेफिनेशन भी लिख दी है, तो ये भी देख लो कि भैया रॉ मटेरियल क्या होता है। और रॉ मटेरियल बेसिकली वो रिसोर्सेज होते हैं जो कंपनी यूज करेगी अपने फाइनल गुड्स बनाने के लिए, यानी फिनिश गुड्स को तैयार करने के लिए यूज करेगी, वो होता है आपका रॉ मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, तो वर्क इन प्रोग्रेस होता है जब आपने पार्शली कंप्लीट किया हो काम को, यानी अभी आपने काम सिर्फ कंप्लीट नहीं किया, पूरा आधा ही काम किया है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ काम अभी रह गया है, तो उस स्टेज को हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। और फिनिश गुड्स हम कहते हैं जब आपने कंप्लीट काम कर लिया है लेकिन अभी आपने उसे सेल नहीं किया है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं फिनिश गुड्स। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको
रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, ये सब समझ में आ गया होगा। इन्वेंट्री क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेटर्स के बारे में और बिल्स रिसीवेबल के बारे में। ठीक है, और इन दोनों को ही मिला के हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। तो मतलब कि हम ट्रेड रिसीवेबल के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल की डेफिनेशन से। क्या होता है, देखो अगर मैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन बोलूं तो वो ये है, trade receivables are the amount receivable by the enterprise against goods sold and service rendered in the normal course of business। मुझे पता है कि आपको ये डेफिनेशन समझ नहीं आई होगी और आपको ये समझनी भी नहीं है। आपको तो बस ये डेफिनेशन याद रखनी है जो मैं आपको अब बताऊंगा। देखो, इसको समझने के लिए आप एक बार इस डायग्राम को देखो। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, बेसिकली जो डेटर्स होते हैं वो और जो बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं वो, इन दोनों के सम को, यानी इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो उसी को हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। मैंने क्या बोला कि डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल के जो सम को हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। और याद रखना, इसे हम डेप्टर्स नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे जो बी होता है वो साइलेंट होता है, तो आपको बी नहीं रीड करना, यानी कि इसे पढ़ेंगे हम डेटर्स। ठीक है, ना कि डेप्टर्स। तो ये समझ गए आप ट्रेड रिसीवेबल की डेफिनेशन क्या होती है। एक बार देखो, यही डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि आपको ये याद रखनी है कि ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है कि इज द सम ऑफ टोटल डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। तो अब देखो, हम सबसे पहले डेटर्स देख लेते हैं कि डेटर्स क्या होता है। डेटर्स को हिंदी में कहते हैं देनदार। अच्छा, अब एक बार डेफिनेशन बताने से पहले आप एक बार दोबारा इस इमेज को देखो, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मान लो कि आपकी ये कंपनी है, ठीक है, आपके पास एक कस्टमर आया और उसने कहा कि मुझे आपसे कुछ सामान खरीदना है, तो आप मुझे सामान सेल कर दो। तो आपने कहा ठीक है भाई, हम तो बैठे ही हैं सेल करने के लिए, आप परचेज कर लो। ठीक है, मैं आपको सेल कर देता हूँ। लेकिन उसने कहा कि मेरे पास ना अभी कैश नहीं है, तो आप मुझे उधार में सामान बेच दो। तो आपने कहा ठीक है, मैं आपको उधार में सेल कर देता हूँ। और उधार में जब हम सेल करते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्रेडिट सेल। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता रखी है। तो आपने उससे क्रेडिट में सेल कर दी। तो अब जो ये पर्सन था जिसको आपने अपना सामान क्रेडिट में सेल करा है, ये पर्सन आपका डेटर बन जाएगा। इसी पर्सन को हम कहेंगे डेटर। और देखो, ये जरूरी नहीं है कि हर बार कोई डेटर कोई पर्सन नहीं हो सकता है कि कोई कंपनी भी आपकी डेटर बन जाए। मान लो कोई दूसरी कंपनी है, वो आपसे सामान को परचेज करती है, आपने उस कंपनी को क्रेडिट में सेल कर दिया, तो वो कंपनी आपकी डेटर बन जाएगी। यानी सिंपल सा अगर मैं बोलूं कि जिस भी पर्सन को या जिस भी कंपनी को आप क्रेडिट में सेल करोगे, वही आपका क्या है, डेटर है। तो ये थी आपके डेटर की डेफिनेशन। अब देखो, यही डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, एक बार आप बस इसे रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन चलो मैं फिर भी आपके लिए एक बार पढ़ देता हूँ कि देनदार एक व्यक्ति या एक इकाई है जो माल या प्रदान की गई सेवाओं की उधार बिक्री के खिलाफ उद्यम को राशि देता है। मतलब सिंपल सा है, डेटर वो पर्सन होता है या वो बिजनेस या कंपनी होती है जिसे आपने क्रेडिट में अपना जो गुड्स थे, जो सर्विस थी, उसे सेल करी। अब उसके बदले में वो आपको पैसे देगा। ठीक है, तो वो पर्सन हो जाएगा आपका डेटर। तो उम्मीद करता हूँ कि डेटर तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी नहीं आया तो नीचे कमेंट में बता देना। तो अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट, यानी कि जो थी बिल्स रिसीवेबल। और बिल्स रिसीवेबल को हम शॉर्टकट में BR भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप कई जगह पर अगर BR लिखा हुआ देखो तो इसका मतलब होता है बिल्स रिसीवेबल, और हिंदी में कहते हैं प्राप्य बिल। अब इसको भी ना समझने से पहले एक बार इसको भी हम डायग्राम से समझ लेते हैं। अब हम BR को भी समझ लेते हैं, अपने जो लास्ट वाला एग्जाम्पल था ना, उसी से समझ लेते हैं। देखो, ये आपकी कंपनी थी और आपने इस पर्सन को क्रेडिट में सामान बेचा था, यानी कि उधार में सामान बेचा था, तो ये आपका क्या बन गया था, डेटर। अब मान लो कि आपको ना इस पर्सन पे भरोसा नहीं है कि मुझे 2 महीने बाद पैसे दे देगा। तो आपने कहा कि यार देख, मुझे तुझ पे नहीं है भरोसा कि तू मुझे दे देगा पैसे 2 महीने बाद। तो उसने बोला कि अच्छा बताओ फिर मैं आपको कैसे भरोसा दिलाऊं कि मैं आपको 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा। तो आपने कहा कि मुझे एक काम करो, आप बिल ऑफ एक्सचेंज लिख कर दो कि आप मुझे 2 महीने बाद मेरा इतना रुपया मुझे वापस कर दोगे। तो उसने कहा ठीक है। उसने एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिया और उस पर डेट डाली कि मैं इस डेट को इतना पैसा इस कंपनी को वापस कर दूंगा, और उसने अपने क्या करे, साइन कर दिए, और वो बिल ऑफ एक्सचेंज
इस कंपनी ने रिसीव कर लिया, ठीक है, यानी कि आपकी कंपनी ने रिसीव कर लिया। तो जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो आपने रिसीव किया है इसे कहते हैं BR, यानी कि बिल रिसीवेबल। अब आप कहोगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये सब तो मुझे नहीं पता। तो कोई बात नहीं, अभी हम जब बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर पे आएंगे तब आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक्चुअली में क्या होता है। अभी तो बस आप इतना समझ लो कि हाँ, डेटर ने एक पर्चे पे हमें लिख के दे दिया कि भैया इस डेट को इतना रुपया मैं आपको वापस कर दूंगा, और आपको वो पर्चा मिल गया, ठीक है। और इसी बिल को हम कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्स रिसीवेबल समझ में आ गया होगा। तो अब यही चीज हम एक बार डेफिनेशन में भी देख लेते हैं। देखो BR की डेफिनेशन क्या है कि BR मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय अ डेटर द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन द स्पेसिफाइड डेट। अब देखो यही तो मैंने आपको बताया था कि BR क्या होता है कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो कि हम डेटर से अपने ले लेते हैं, यानी कि उससे रिसीव कर लेते हैं, और उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे प्रॉपर अमाउंट लिखा होता है जो हमें उससे मिलने वाला है, ठीक है, और किस डेट को मिलेगा ये भी उस पर प्रॉपरली लिखा रहता है, और वो उस पर अपने साइन कर देता है, ठीक है। इसी बिल ऑफ एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं, BR कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको BR समझ में आ गया होगा, यानी कि बिल्स रिसीवेबल आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थी बिल्स रिसीवेबल की भी डेफिनेशन। आज की हमारी वीडियो ये है पार्ट 16, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रेड पेबल्स के बारे में, और बेसिकली इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्रेडिटर और बिल पेबल के बारे में। स्टार्ट करते हैं ट्रेड पेबल से। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। देखो डेफिनेशन क्या है ट्रेड पेबल्स की, कि ट्रेड पेबल्स आर द अमाउंट पेबल बाय द इंटरप्राइज अगेंस्ट गुड्स परचेज्ड एंड सर्विसेज टेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब मुझे पता है कि आपको डेफिनेशन ना एक बार पढ़ने में तो बिल्कुल समझ नहीं आई होगी, तो कोई बात नहीं, आपको समझना भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये डेफिनेशन याद रखनी है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, वो है ये कि ट्रेड पेबल इज द सम ऑफ टोटल क्रेडिटर एंड बिल पेबल। इसका मतलब कि भाई जितने भी आपके क्रेडिटर हैं और जितने भी आपके बिल पेबल हैं उन्हीं के टोटल को हम क्या कहते हैं, ट्रेड पेबल कहते हैं। इस चीज़ को एक बार अच्छे से समझने के लिए ये देखो, आपको जो याद रखना है वो बस ये याद रखना है कि जो ट्रेड पेबल होता है वो क्या होता है, जो टोटल क्रेडिटर हो गए वो प्लस जो आपके टोटल बिल पेबल हो गए वो, इनके सम को यानी कि इनके टोटल को हम कहते हैं ट्रेड पेबल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रेड पेबल की एक तरह से डेफिनेशन जो आपको याद रखनी है। तो देखो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्रेडिटर की डेफिनेशन से कि क्रेडिटर क्या होते हैं। देखो क्रेडिटर को हिंदी में कहते हैं लेनदार, लेकिन आपको ना इंग्लिश में रखना है क्रेडिटर, ठीक है। देखो क्रेडिटर की डेफिनेशन क्या है, क्रेडिटर इज अ पर्सन और एन इंटरप्राइज टू हुम एन इंटरप्राइज ओज अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड और सर्विस टेकन। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा बताता हूँ। देखो एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। मान लो कि आपकी एक कंपनी है, ठीक है, और आपने किसी दूसरे पर्सन से या किसी दूसरी कंपनी से कोई उधार में सामान परचेज किया है। तो जिस कंपनी से या जिस पर्सन से आपने उधार में सामान परचेज किया है या उधार में कोई सर्विस ली है, तो उस पर्सन या फिर उस कंपनी को हम कहेंगे क्रेडिटर। एक बार इसे अच्छे से समझने के लिए एक बार आप ये डायग्राम देख लो। मान लो कि ये आपकी कंपनी है, ठीक है। अब आपकी कंपनी ने क्या किया, एक दूसरी कंपनी से या फिर किसी दूसरे पर्सन से क्रेडिट में गुड्स या सर्विस को परचेज किया है, यानी कि उधार में परचेज किया है। तो जो ये कंपनी थी जिससे आपने परचेज किया, या फिर कंपनी जगह पे कोई पर्सन भी हो सकता है, तो इस पर्सन को या इस कंपनी को हम क्या कहेंगे, क्रेडिटर कहेंगे। इन्हीं को हम कहेंगे क्रेडिटर। तो ये था आपका क्रेडिटर किसे कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्रेडिटर तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम समझ लेते हैं कि बिल पेबल क्या होता है। हमने क्रेडिटर समझ लिया, अब समझ लेते हैं बिल पेबल। देखो बिल पेबल का मैं डेफिनेशन बताऊं तो वो है कि बिल पेबल, जिसे हम शॉर्टकट में बीपी भी कहते हैं, मीन्स बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय अ क्रेडिटर द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेबल ऑन द स्पेसिफाइड डेट। इस डेफिनेशन को एक बार आपको समझाने से पहले आप एक बार इस एग्जाम्पल को देख लो, फिर आपको अच्छे से वो डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। मान लो कि ये आपकी कंपनी है, ठीक है, और मैं बता चुका हूं कि ये है आपका क्रेडिटर, ये है आपका क्रेडिटर, क्योंकि इसने आपको गुड्स या सर्विस आपको सोल्ड करी है क्रेडिट पे। अब कई बार ऐसा होता है कि आपके क्रेडिटर को मान लो आप पे विश्वास नहीं है, आप पे भरोसा नहीं है कि आप उसका पैसा दे दोगे रिटर्न। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई मुझे ना एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके आप दे दो,
तो उस बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या लिखा होगा, उस बिल ऑफ एक्सचेंज में आप ये लिख कर दोगे, यानी कि आपकी जो ये कंपनी है वो ये लिख कर देगी कि मैं आपका पैसा 2 महीने बाद या फिर 3 महीने बाद, जो भी आप दोनों के बीच में डील होगी, ठीक है, इस डेट को आपका पैसा रिटर्न कर दूंगा। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके आप अपने क्रेडिटर को दे दोगे, तो उसे अब आप पे पूरा भरोसा जाएगा कि हाँ, आप मुझे इस डेट को पैसा मेरा रिटर्न कर दोगे। तो जो आपने ये बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके अपने क्रेडिटर को दिया है, इसी को हम कहते हैं बिल पेबल, यानी कि बीपी कहते हैं, इसी को हम कहते हैं बिल पेबल। ठीक है, अब आपको याद आ रहा होगा कि सेम चीज मैंने आपको बताई थी जब मैंने डेटर और बिल रिसीवेबल के बारे में बताया था। वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे ये हो रहा था कि आपका डेटर आपको बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा था, तो इसलिए उस बिल ऑफ एक्सचेंज का नाम तब वहां पर बीआर पड़ा था। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि आप अपने क्रेडिटर को दे रहे हो बिल ऑफ एक्सचेंज, इसलिए इस बिल ऑफ एक्सचेंज का नाम यहां पर क्या है, बिल पेबल। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ना बिल पेबल समझ में आ गया होगा। अब एक बार देख लेते हैं दोबारा डेफिनेशन जो मैं आपसे कह रहा था। देखो क्या होती है कि बिल पेबल मींस बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय क्रेडिटर, यानी कि जो क्रेडिटर आपसे एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और उस पर एक अमाउंट लिखा होता है कि कितना अमाउंट आप पे करोगे, और वो स्पेसिफाइड डेट लिखी होती है कि किस डेट पे वो पैसा पे किया जाएगा। तो कुल मिला के यही है बिल पेबल। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बिल पेबल की भी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और जिसमें हम पढ़ेंगे आज वाउचर की डेफिनेशन, एंट्री की डेफिनेशन, बुक्स ऑफ अकाउंट और बुक वैल्यू की। स्टार्ट करते हैं वाउचर की डेफिनेशन से। देखो वाउचर क्या होता है, तो वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब जो भी आप बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हो उसका एविडेंस होता है। यानी अगर आपके पास वाउचर नहीं है तो भले ही आपने कोई ट्रांजैक्शन किया हो, उसे हम ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे, क्योंकि बेसिकली आपके पास वाउचर ही नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आपने 50,000 की परचेज करा है कोई आइटम, और आपने मान लो उससे बिल नहीं लिया, तो अकाउंट्स में हम उस ट्रांजैक्शन को ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे और उसे हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। क्यों? क्योंकि आपके पास उसका वाउचर नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जो वाउचर होता है वो क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन का एविडेंस होता है कि अगर आपके पास वाउचर है इसका मतलब आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन किया है। अब यहाँ पे देख लो कुछ वाउचर के मैंने एग्जांपल लिखे हैं, जैसे कि कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, रिसीट, डेबिट क्रेडिट नोट, ये सब। ठीक है, तो अगर मैं सिंगल वर्ड में कहूँ कि वाउचर क्या होता है, तो बेसिकली वाउचर होता है जो आप रसीद लेते हो दुकान वाले से, वही होता है वाउचर। ठीक है, जिसे हम बिल भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे देखो कैश मेमो, ये कैश मेमो है, ये इनवॉइस का एग्जाम्पल है, ठीक है, और डेबिट नोट का भी मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है आपको। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन जो कि है एंट्री की। देखो एंट्री क्या होता है कि अ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हेन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज एंट्री। मतलब सिंपल सा है कि जब आपने कोई ट्रांजैक्शन किया और उसे आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या फिर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड कर लिया, तो उसी को हम कहते हैं कि आपने एंट्री कर दी। ठीक है, यानी आपने कोई ट्रांजैक्शन किया और उसे आपने अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, तो उसी को हम कहेंगे एंट्री करना। जैसे आपने परचेज किया था, तो परचेज करने के बाद आपने उसकी एंट्री परचेज अकाउंट्स में कर दिए, तो उसे हम कहेंगे कि आपने परचेज की एंट्री कर दी। ठीक है, बेसिकली एंट्री यही होता है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट की। तो किसे कहते हैं देख लो कि द रिकॉर्ड्स और बुक्स इन विच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ एन एंटिटी आर रिकॉर्डेड एंड मेंटेन्ड। इसका मतलब सिंपल सा है कि जो भी आपने ट्रांजैक्शन किए आप उसे कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करोगे ना, किसी न किसी बुक में, किसी न किसी अकाउंट में, तो उसी को हम कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि जितनी भी कैश के ट्रांजैक्शंस है उससे आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, भाई कैश बुक्स में। इसी तरह बैंक के सारे ट्रांजैक्शन आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, बैंक बुक में। मान लो आपने परचेज के ट्रांजैक्शन किए तो उसे रिकॉर्ड करोगे परचेज अकाउंट में, सेल्स का ट्रांजैक्शन सेल्स अकाउंट में। तो जहां भी आप ये सब रिकॉर्ड कर रहे हो उसी को हम कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेफिनेशन। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे जो कि है बुक वैल्यू। इसकी डेफिनेशन क्या है देखो, दिस इज द अमाउंट एट विच एन आइटम अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब कि जो भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अमाउंट शो हो रहा होगा उसी को हम कहेंगे बुक वैल्यू। जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अब देखो जैसे कोई आपसे पूछे
कि भाई बताओ कि आपकी जो बिल्डिंग है उसकी बुक वैल्यू क्या है 2009 में, तो आप कहोगे 70,000 यानी कि 70,000 रुपये बुक वैल्यू है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 2010 में कितनी बुक वैल्यू है तो आप कहोगे 80,000 है। और इसी तरह मान लो आपसे मैं पूछूं कि इन्वेंट्री की बुक वैल्यू क्या है 2010 में, तो आप कहोगे कि 30,000। इन्हीं सबको हम कहते हैं बुक वैल्यू, यानी कि जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या बुक्स ऑफ अकाउंट में शो हो रहा है उसी को हम कहते हैं बुक वैल्यू। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेसिकली बुक वैल्यू किसे कहते हैं। तो सिंपल सा है कि जो भी अमाउंट आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या बुक्स ऑफ अकाउंट में शो हो रहा है उसी को हम कहते हैं उसकी बुक वैल्यू। आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की डेफिनेशन, डेप्रिसिएशन और बैलेंस शीट की डेफिनेशन। स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की डेफिनेशन से। इसे शॉर्टकट में हम कॉग्स भी कहते हैं और इसकी डेफिनेशन है कि कॉग्स रेफर्स टू द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स सोल्ड बाय अ कंपनी। इसका मतलब कंपनी जो भी गुड्स या प्रोडक्ट सेल करती है उनको बनाने में यानी प्रोड्यूस करने में जो भी डायरेक्ट कॉस्ट आती है उसी को हम कहते हैं कॉग्स। और इसमें शामिल होती है आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, जैसे वेजेस, ये सब। और कॉग्स में कभी भी हम इनडायरेक्ट कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब जैसे कि सेल्स की कॉस्ट हो गई, मार्केटिंग की कॉस्ट हो गई, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, तो ये सारी कॉस्ट हम कॉग्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये थी कॉग्स की डेफिनेशन। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन में जो कि है डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन को हिंदी में हम कहते हैं मूल्यह्रास। इसकी डेफिनेशन है कि डेप्रिसिएशन इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन फिक्स्ड एसेट्स। इसका मतलब है फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में जो कमी हो रही है उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। और वैल्यू में कमी होने के रीज़न क्या क्या है, जैसे बहुत ज़्यादा फिक्स्ड एसेट को यूज़ करना, उसमें टूट फूट हो जाना, फिक्स्ड एसेट्स का पुराना हो जाना, या फिर फिक्स्ड एसेट्स का एक्सीडेंट हो जाना। और समय की वजह से भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कमी आ सकती है। और याद रखना डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड एसेट्स पर ही लगता है, कभी भी करंट एसेट्स पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। अच्छा, फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल देख लो, जैसे कि बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब हो गए आपके फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल। और एक बात आपको और याद रखनी है कि लैंड एक ऐसी फिक्स्ड एसेट्स है जिस पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि लैंड की वैल्यू कभी भी कम नहीं होती, उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है। तो ये आपको याद रखना है। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि कौन सी फिक्स्ड एसेट्स है जो कभी डेप्रिशिएट नहीं होती, तो आपका आंसर होगा लैंड। देखो, अभी डेप्रिसिएशन में बस मैंने इतना ही बताया है। आगे जब इसका प्रॉपर चैप्टर हम पढ़ेंगे तब मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि कितने मेथड होते हैं कैलकुलेट करने के वगैरह वगैरह, तो वो सब हम वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था सिर्फ इसका एक ओवरव्यू। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे जो कि है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की डेफिनेशन देख लो कि इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल और एंटरप्राइज एट अ गिवन डेट। इसका मतलब है कि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो किसी व्यक्ति या कंपनी या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है एक पर्टिकुलर डेट पर। और बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कि उस पर्सन या उस कंपनी के पास कितनी एसेट्स हैं, यानी कितनी संपत्ति है, कितनी लायबिलिटी है, यानी कितना कर्जा है उसके ऊपर, उसके पास कितनी कैपिटल है, यानी कि कितनी पूंजी है, और उसको कितना प्रॉफिट हुआ या फिर उसे कितना लॉस हुआ, उसके पास कितने रिजर्व पड़े हैं, और उसके पास कितना बैंक बैलेंस है, कितना कैश है, और डिफरेंट अकाउंट्स का क्या बैलेंस है। ये सारी चीज़ें हमें बैलेंस शीट से पता चल जाती हैं ईजिली। और एक बात और याद रखना कि बैलेंस शीट में दो साइड होती है, एक होती है एसेट साइड, एक होती है लायबिलिटी साइड। और एसेट्स का टोटल हमेशा लायबिलिटी के टोटल के बराबर होगा। तो चलो तुम्हें अब बैलेंस शीट भी दिखा देता हूँ। इसे देखो, यह है बैलेंस शीट। अब आप देखो कि इसमें जो 2009 में टोटल एसेट्स थी वो कितनी थी, 1,78,000, और 2009 में टोटल लायबिलिटी कितनी थी, तो वो भी थी 1,78,000।
1,78,000। इसी तरह 2010 में टोटल एसेट्स कितनी थी? 1,74,000 और 2010 में ही टोटल लायबिलिटी कितनी थी? 1,74,000। मैंने आपको बताया था कि टोटल एसेट्स हमेशा टोटल लायबिलिटी के बराबर होगी। और इसके अलावा ये भी देख सकते हो कि 2009 में कैश कितना था? 30,000। 2010 में कितना है? 12,000। लोन की अगर मैं बात करूं 2009 में है 45,000 और 2010 में भी है 45,000। और भी चीज़ें देख सकते हो जैसे बिल्डिंग 2010 में कितनी थी? 80,000। यानी आप कह सकते हो कि बैलेंस शीट से हमें उस पर्सन या उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में अच्छे से पता चल जाता है। अब उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से यहाँ पर बैलेंस शीट समझ गए होंगे कि बेसिकली बैलेंस शीट क्या होती है, और इसे भी हम आगे जब फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ओवरव्यू देना था कि बैलेंस शीट क्या होती है, ठीक है। तो ये था बैलेंस शीट के बारे में। आज की इस वीडियो में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम डिस्काउंट और दूसरा हम पढ़ेंगे रीबेट। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, ये भी जानेंगे। अब देखो स्टार्ट करते हैं रीबेट और डिस्काउंट से, यानी इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप इन दोनों को ना गूगल पे सर्च करते हो कि इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, तो दोनों का मतलब आपको मिलेगा छूट। तो कब हम इसे कहेंगे डिस्काउंट और कब हम इसे कहेंगे रीबेट, ये आज की वीडियो में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डिस्काउंट से, ठीक है। डिस्काउंट, अब देखो डिस्काउंट तो आप सबको पता ही होगा कि डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है, लेकिन चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ डिस्काउंट क्या होता है। जैसे आप गए शॉप पे और मान लो आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, उस पर लिखा हुआ था 500 रुपये, लेकिन आपने उसे दिए 450 रुपये। इसका मतलब जो आपने 50 रुपये कम दिए हैं, यही चीज़ क्या आपका डिस्काउंट है। ये तो आप सबको पता ही है। और डिस्काउंट भी दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। तो चलते हैं फिर और देखते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होता है। स्टार्ट करते हैं पहले ट्रेड डिस्काउंट से। अब देखो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो आपको सेलर कब देगा, यानी बायर को कब मिलता है ट्रेड डिस्काउंट। तो जब भी हम बल्क में परचेज करते हैं, यानी हैवी क्वांटिटी में परचेज करते हैं, तो जो सेलर होता है वो हमें देता है ट्रेड डिस्काउंट। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो कि एक आपका दोस्त है और उसकी कपड़ों की शॉप है, ठीक है, जीन्स टी शर्ट ये सब बेचता है। तो आप गए उसके पास और आपने उससे कहा कि मुझे जीन्स चाहिए, तो उसने कहा ठीक है। अब आपने उससे 10 जीन्स ली और हर एक जीन्स का प्राइस था 1000, तो इसका मतलब टोटल जीन्स कितनी की हो गई? 10,000 की। तो अब आप उससे कहोगे कि देख भाई मैं तेरे से ना 10 जीन्स ले रहा हूँ, कुछ कम तो कर, मैं तेरे से 1 या 2 जीन्स लेने नहीं आया, मैं तेरे से 10 जीन्स लेने आया हूँ। तो वो कहेगा चल ठीक है, तू मुझे ना 900 रुपये एक जीन्स का दे दियो, यानी कि 9,000 रुपये दे दियो, ठीक है। 1,000 रुपये मैं तुझे डिस्काउंट दिया क्योंकि तू मुझसे बल्क में परचेज कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपको जो डिस्काउंट मिला है वही क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। और ट्रेड डिस्काउंट दिया ही इसलिए जाता है ताकि जो बायर को हम इनकरेज कर सकें कि वो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करे सामान। और इसके अलावा एक बात आपको और याद रखनी है कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसे हम कभी भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, यानी उसकी कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होती है, ना उसका कोई लेजर बनता है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट। अब हम समझ लेते हैं कैश डिस्काउंट क्या होता है। कैश डिस्काउंट, अब देखो जो कैश डिस्काउंट है ये आपको सेलर कब देगा? जब आप उसे अर्ली पेमेंट करोगे, यानी कि जल्दी पेमेंट कर दोगे या फिर टाइमली पेमेंट करोगे, तो आपको सेलर देता है कैश डिस्काउंट। अब इसको भी ना हम प्रीवियस एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैश डिस्काउंट क्या होता है। अब देखो आपको अपने दोस्त को 9,000 रुपीज़ पे करने थे, तो आपने अपने दोस्त से कहा कि भाई मैं तेरे को 1 हफ्ते बाद 9,000 रुपये दे दूंगा, तू तो मेरा दोस्त है, 1 हफ्ते बाद तो ले ही सकता है मुझसे पैसे। तो उसने आपसे कहा कि देख यार तू मुझे 1 हफ्ते बाद देगा 9,000 रुपये, अगर तू मुझे अभी पैसे दे देगा तो मैं तुझे 500 रुपये और डिस्काउंट दे दूंगा, यानी तू मुझे सिर्फ अभी 8,500 रुपये दे दे तो तुझे मैं 500 का और डिस्काउंट दे दूंगा। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो कि उसने क्या किया कि अपने दोस्त को 1 हफ्ते बाद वो पेमेंट करने वाला था, लेकिन उसने 500 रुपये का और डिस्काउंट देके उससे अर्ली पेमेंट करवा ली। तो जो इसने अब ये 500 रुपये का डिस्काउंट दिया है इसी को हम कहते हैं कैश डिस्काउंट, क्योंकि कैश डिस्काउंट हम तभी देते हैं जब
हमें जल्दी से पेमेंट चाहिए हो। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैश डिस्काउंट बेसिकली अर्ली पेमेंट के लिए या फिर टाइमली पेमेंट करने के लिए दिया जाता है, और जो कैश डिस्काउंट होता है उसे हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, यानी उसकी प्रॉपरली एक जनरल एंट्री पास करते हैं और उसका लेजर भी बनता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कैश डिस्काउंट। तो अब आप समझ गए होंगे कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होता है, और यहीं पे हमारा डिस्काउंट वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे, जो कि है रिबेट। अब रिबेट क्या होता है? देखो, रिबेट भी एक तरह की छूट है, लेकिन ये कब मिलती है तो एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, रिबेट इट इज अ प्रोवाइडेड बाय अ सेलर टू द बायर फॉर रीजंस सच एज inferior quality of goods, inaccurate quantity, missing buyer specific features in the final product, delayed supply etc। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, रिबेट आपको सेलर तब देगा जब जो उसने आपको प्रोडक्ट या फिर गुड्स सेल किए हैं उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, या फिर आपने जो स्पेसिफिकेशन या फीचर्स कहा था कि इस प्रोडक्ट में होने चाहिए वो मिसिंग है, या फिर मान लो उसने आपको बहुत लेट सप्लाई किया है प्रोडक्ट। तो इन्हीं सभी कमियों की वजह से जब आपको सेलर छूट देता है तो उसी को हम कहते हैं रीबेट। अब इसी को मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो कि आप एक शॉप पे गए और उनका काम है कि वो होल सेल में कपड़े बेचते हैं, ठीक है, टी शर्ट जीन्स ये सब। अब आप गए, आपने उनसे कहा कि मुझे 1000 वाइट टी शर्ट एम साइज की यानी मीडियम साइज की चाहिए, और फिर आपने उसको ऑर्डर दे दिया। अब मान लो कि आपके घर पे वो ऑर्डर आ गया। अब आपने उसे चेक किया तो आपने देखा कि यार मैंने तो 1000 पीस कहे थे टी शर्ट के, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ 980 दिए हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने तो एम साइज का बोल के आए थे, लेकिन उन्होंने कुछ पीस एल साइज के भी डाल दिए, और ये भी हो सकता है कि कुछ पीस उसमें से कटे फटे निकल जाए। तो फिर आप क्या करोगे? उससे कॉल करोगे और उससे कहोगे कि आपने कुछ पीस इसमें एल साइज के डाल दिए हैं और कुछ पीस जो है डैमेज है, और मान लो उसमें ऐसे 50 पीस थे जो आपकी स्पेसिफिकेशन के साथ मैच नहीं कर रहे थे। तो वो सेलर पहले तो आपको सॉरी कहेगा, लेकिन सॉरी से काम तो बनेगा नहीं। तो वो कहेगा सर ऐसा करो, आप मुझे सिर्फ 900 पीस का पैसा भेज दो और बाकी आप मत देना। तो बेसिकली आपको तो सिर्फ 900 ही टी शर्ट के पैसे पे करने हैं। इसका मतलब एक तरह से आपके 100 टी शर्ट के पैसे बच गए, और इसी को हम कहते हैं रीबेट। उम्मीद करता हूं कि आपको एग्जाम्पल से रीबेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म को पढ़ेंगे। पहला बैड डेट और दूसरा आपका डाउटफुल डेट। बैड डेट और डाउटफुल डेट, ये दोनों समझने से पहले आपको समझना होगा डेट क्या होता है। अब देखो, इसे हम पढ़ते हैं डेट, ना कि डेप्ट। जो बी होता है वो साइलेंट होता है, ठीक है। तो इसमें हम बी को नहीं पढ़ते हैं, डेट पढ़ते हैं इसे। अब देखो, डेट का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है कर्ज, या कह सकते हो कर्जा, ठीक है। अब आपको बैड डेट समझाने से पहले मैं आपको एक बार यहाँ पर गुड डेट भी समझा देता हूँ, तब आप अच्छे से इन दोनों को भी समझ पाओगे कि बैड डेट क्या होता है, डाउटफुल डेट क्या होता है। अब देखो, गुड डेट, नाम समझ में आ रहा है, गुड यानी अच्छा, डेट यानी कर्जा यानी अच्छा कर्जा। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो आपका एक फ्रेंड था, उसने आपसे कहा कि यार मुझे ना 1000 रुपये उधार दे दे। तो आपने कहा कि चल भाई ले ले, ठीक है। और उसने आपसे कहा था कि वो आपको 1 हफ्ते बाद दे देगा, तो आपने उसे दे दिया भाई 1000 रुपये, और 1 हफ्ते बाद उसने आपको वापस कर दिया वो 1000 रुपये। तो इसका मतलब जो आपने वो 1000 रुपये अपने दोस्त को कर्जा दिया था, वो डेट दिया था, वो क्या है? गुड डेट है। क्यों? क्योंकि वो आपको रिकवर हो गया 1 हफ्ते बाद। अब समझ लेते हैं बैड डेट। अब मान लो एक और दूसरा दोस्त था, वो भी आपके पास आया, उसने कहा कि यार मुझे ना तुम 5000 रुपये दे दो, मैं तुम्हें 1 महीने बाद पैसे दे दूंगा। तो आपने कहा कि चल यार दोस्त है मेरा, चल तू ले ले 5000 रुपये, 1 महीने बाद दे दियो। तो आपने उसे दे दिया, लेकिन 1 महीने बाद जब आपने उसे फोन मिलाया और आपने कहा कि भाई 1 महीना हो गया, पैसे तो दे दे मेरे 5000 रुपये, तो उसने फिर आपसे बोला कि भाई मैं नहीं दे रहा तेरे पैसे, मेरे पास नहीं है पैसे वैसे, और मैं नहीं दे रहा तेरे पैसे, भूल जा अपने पैसे। तो जो ये आपने 5000 रुपये कर्जा दिया था अपने दोस्त को, जो डेट दिया था, वो क्या है? वो है आपका बैड डेट। क्यों? क्योंकि उसने तो सीधा सीधा मना कर दिया आपसे कि वो नहीं देगा आपके पैसे वापस। तो ये तो पैसा आपका डूब गया। तो जो ये पैसा आपका डूब गया, इसी को हम कहते हैं बैड डेट। तो उम्मीद करता हूं कि बैड डेट तो आपको समझ में आ गया होगा।
तो अब हम समझते हैं डाउटफुल डेट क्या होता है। देखो, मान लो कि आपने अभी जिस दोस्त को 5,000 दिए थे, जिसने मना कर दिया था आपको देने से कि मैं नहीं दे रहा पैसे, मान लो ऐसा होता कि जब आपने उसे कॉल करी थी 1 महीने बाद और वो ये कहता कि भाई देख मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तू एक काम कर, मुझे ना 1 हफ्ते का टाइम दे दे और 1 हफ्ते बाद मैं तुझे पक्का तेरे पैसे दे दूंगा। तो आपने कहा कि चल ठीक है, 1 हफ्ते बाद दे दियो। फिर उससे आपने 1 हफ्ते बाद कॉल करी, अब वो ये कह रहा है अभी पैसे नहीं है, रात में ले लियो पैसे। तो फिर आपने रात को फिर पूछा तो उसने कहा कि कल ले लियो। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपका वो दोस्त आपको कभी दिन, कभी रात, कभी सुबह, कभी शाम, कभी कल, कभी परसों, कभी 1 हफ्ते बाद ऐसे ही बोले जा रहा है। आपको क्लियरली नहीं बता रहा कि मैं तुझे पैसे किस दिन दूंगा, ठीक है। या तो सीधा बोल दे कि पैसे नहीं दूंगा, तो मैं ये मान लूंगा कि वो पैसा मेरा डूब गया, बैड डेट हो गया। या अगर तुम मुझे पैसे दे दोगे तो मेरा वो एक तरह से गुड डेट बन जाएगा, है ना, क्योंकि पैसा रिकवर हो गया। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हमें नहीं पता कि वो हमारे पैसे वापस हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, यानी हमने जो डेट दिया था वो रिसीव होगा या नहीं होगा, यानी फ्यूचर में भी उसकी कोई पॉसिबिलिटी हमें समझ नहीं आ रही, तो ऐसे डेट को हम कहते हैं डाउटफुल डेट। तो अब आपको ये डाउटफुल डेट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे डायग्राम से भी समझा रखा है, आप चाहो तो यहाँ से भी समझ सकते हो। देखो, ये कंपनी है या कोई सेलर है या कोई सप्लायर मान लो, और ये इसका कस्टमर है या फिर बायर या परचेजर, और कंपनी ने बायर को उधार में सामान बेचा है, यानी कि कुछ समय बाद पैसा मिलना है ना, उधार में तो यही मतलब होता है। अब देखो, जो ये कस्टमर है या फिर जो ये बायर है, अगर ये पैसा रिटर्न कर देता है तो ये गुड डेट था क्योंकि रिकवर हो गया वो पैसा। और अगर ये मना कर देता है देने से कि भाई मैं नहीं दे सकता पैसे तेरे, तो ये क्या हो गया, बैड डेट हो गया। लेकिन अगर आपको श्योर नहीं है कि ये पैसा मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डाउटफुल डेट, यानी कि इसकी अभी भी संभावना है कि ये पैसा डूब भी सकता है मेरा और मुझे रिकवर भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट 2 अकाउंटिंग टर्म को देखेंगे, पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट, कि ये डेबिट क्या होता है और ये क्रेडिट क्या होता है, इसका मतलब आज हम देखेंगे। डेबिट क्रेडिट स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अगर आप ना डेबिट को और क्रेडिट को अगर आप सर्च करते हो गूगल पे, तो आपको डेबिट का मतलब वहाँ बताएंगे जमा करना, क्रेडिट का मतलब बताएंगे घटाना या फिर कमी करना। लेकिन ये हर बार सही नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जब आप आगे पढ़ोगे धीरे धीरे तो आपको समझ में आएगा, कहीं कहीं पर क्रेडिट का मतलब होता है बढ़ाना और कहीं पर क्रेडिट का मतलब होता है कम करना। इसी तरह कहीं पर होता है डेबिट का मतलब बढ़ाना और कहीं पर डेबिट का मतलब होता है कम करना। और ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आगे जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको ये समझना है कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। इसकी कोई अलग से कोई डेफिनेशन नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो समझाता हूँ। जो अकाउंट होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है आपका डेबिट और एक पार्ट होता है आपका क्रेडिट। देखो, ये है आपका डेबिट और ये है आपका क्रेडिट। डेबिट क्या होता है, तो जो अकाउंट होता है यानी जो खाता होता है उसकी जो लेफ्ट साइड होती है उसी को हम कहते हैं डेबिट, और अकाउंट की राइट साइड को हम कहते हैं क्रेडिट। बस इतना ही मतलब होता है डेबिट का और क्रेडिट का। अब यही चीज़ मैं आपको ना एक बार दिखा देता हूँ। अब देखो, ये जो है ना आपके सामने, इसे हम कहते हैं अकाउंट। ये है अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। ऊपर टाइटल लिखा होता है अकाउंट का, यानी कि कौन सा अकाउंट है, जैसे कि कैश अकाउंट है या फिर बैंक अकाउंट है या फिर कैपिटल अकाउंट है, इस तरह से, ठीक है। और इसी को हम टी शेप अकाउंट भी कहते हैं। टी शेप अकाउंट क्यों कहते हैं ये भी देख लो। ये देखो, ये आपके अकाउंट में ये देखो टी बन रहा है, यहाँ पर ये टी बन रहा है, इसलिए इसे कहते हैं टी शेप अकाउंट। अब इस अकाउंट में देखो, जो ये ब्लू वाला पार्ट है ना, ये है इसका लेफ्ट साइड, और जो ये येलो वाला पार्ट है ये है इसका राइट साइड। तो जो ये लेफ्ट साइड है इसी को हम कहते हैं डेबिट, और जो ये राइट साइड है उसी को हम कहते हैं क्रेडिट। और डेबिट और क्रेडिट का यूज़ हम पूरी अकाउंटिंग में करते हैं, और इतनी बार यूज़ होता है इसलिए हम उसे ना पूरा नहीं लिखते, यानी कि पूरा हम डेबिट नहीं लिखते और ना ही पूरा क्रेडिट, हम उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं DR और CR, ठीक है। इस तरह से हम उसे शो कर देते हैं। बस यही है डेबिट और क्रेडिट, यानी कि अकाउंट का लेफ्ट साइड डेबिट, अकाउंट का राइट साइड क्रेडिट। यानी कि जिस भी ट्रांजैक्शन को आपको डेबिट करना होगा उसे हम लिख देते हैं लेफ्ट साइड, और जिस भी ट्रांजैक्शन को आपको क्रेडिट करना होता है उसे हम लिख देते हैं राइट साइड। बस इतना ही डेबिट और क्रेडिट, इसके अलावा कुछ नहीं है।
अब कुछ दोस्त कहेंगे कि सर आपने ये तो बताया नहीं कि ये डेट का काम क्या है, पर्टिकुलर मतलब जेएफ अमाउंट, इधर भी लिखा है डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, इन सब के बारे में तो सर बताओ। और सर हमने तो ये भी सुना है कि कुछ रूल्स भी होते हैं अकाउंट्स के, गोल्डन रूल्स, ये सब के बारे में तो बताया नहीं आपने। तो देखो दोस्तों, ये सब भी मैं आगे आपको धीरे धीरे बताऊंगा, आप बेफिक्र रहो, ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको डेबिट और क्रेडिट मैंने बताया कि क्या होता है। और अगर अभी भी आपको कोई डेबिट या क्रेडिट में कोई कन्फ्यूज़न है या कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दो इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म, पहला प्रोप्राइटर और दूसरा एंटिटी। प्रोप्राइटर, अब देखो इसकी ना टेक्निकल डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे, पहले तो सिंपल सा मतलब देखते हैं कि प्रोप्राइटर होता क्या है। तो प्रोप्राइटर हम बेसिकली जो बिजनेस का ओनर होता है उसी को कहते हैं। इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है प्रोप्राइटर की, तो वो है कि द पर्सन हु मेक्स ऑल द इन्वेस्टमेंट एंड बियर्स ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस इज कॉल्ड प्रोप्राइटर। इसका मतलब एक ऐसा पर्सन जो सारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और जितने भी बिजनेस से रिलेटेड रिस्क हैं उन सबको भी वही बियर कर रहा है, यानी कि जो सारे के सारे रिस्क हैं वो भी वही उठाएगा। तो ये है इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है एंटिटी। अब देखो इतना सब एंटिटी के बारे में मैंने लिखा है, तो इसको पढ़ने से पहले एक बार मैं सिंपल सा बताता हूँ कि एंटिटी क्या होती है। यहाँ पे देखो, अब मैंने आपके सामने बहुत सारी कंपनियों के नाम लिखे हैं, जैसे टाटा, विप्रो, रिलायंस, HDFC, अडानी। तो जो ये सारी कंपनियां हैं, जो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हीं को हम कहते हैं एंटिटी। तो अब आप समझ गए होंगे कि एंटिटी बेसिकली क्या होता है। जो हम अपने आसपास जितनी भी कंपनियां देखते हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, वो सारी क्या है, एंटिटी हैं। तो चलते हैं अब देख लेते हैं उनकी डेफिनेशन वगैरह क्या दे रखी है। एग्जाम्पल से तो आप समझ ही गए हो। ये देखो एंटिटी क्या होती है, तो एंटिटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन created by an individual or individuals to conduct business, engage in trade और similar activities। मतलब एंटिटी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि एक आदमी या एक से अधिक आदमियों द्वारा बनाई जाती है, और इसे इसलिए बनाया जाता है ताकि हम बिजनेस कर सकें, व्यापार कर सकें। और जो ये एंटिटी होती हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटी करती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जो आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं वो, जैसे कि सेल करना, परचेज करना, एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें। और एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिए, यहाँ पे भी लिखे हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा, बजाज, मारुति, टिस्को, और जितनी भी आप अपने आसपास देखते हो कंपनियों के नाम, ठीक है, वो सारी क्या है, एंटिटी हैं। तो ये था आपका एंटिटी। उम्मीद करता हूँ कि आपको एंटिटी समझ में आ गया होगा और प्रोप्राइटर भी समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में हम सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट के बारे में पढ़ेंगे और इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है ये सब देखेंगे। स्टार्ट करते हैं सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट एक ऐसा पर्सन होता है या फिर ऐसा बिजनेस कह लो या ऐसी इंटरप्राइज जो अपने कर्जे को पे कर सकती है, उसी को हम कहते हैं सॉल्वेंट। या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि ऐसा पर्सन या ऐसी कंपनी या ऐसा बिजनेस जिसकी टोटल एसेट्स उसकी टोटल लायबिलिटी से ज़्यादा होती है, या फिर उसकी जो टोटल एसेट्स हैं वो उसकी लायबिलिटी के बराबर हो, तो ऐसे पर्सन को हम कहते हैं सॉल्वेंट। अब इसे मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो एक पर्सन है, उसके पास टोटल एसेट्स या टोटल प्रॉपर्टी है 50 लाख, और उसके ऊपर जो कर्जा है वो है सिर्फ और सिर्फ 20 लाख का। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि वो इजीली इस कर्जे को पे कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी एसेट्स ज़्यादा हैं लायबिलिटी से। इसलिए इस पर्सन को या इस कंपनी को या इस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहेंगे सॉल्वेंट। तो ये था आपका सॉल्वेंट। तो अब हम आ जाते हैं इंसॉल्वेंट पे। अब इंसॉल्वेंट क्या होता है? ऐसा पर्सन, ऐसी इंटरप्राइज या ऐसी कंपनी जो अपना कर्जा ना पे कर पाए या उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि अपना कर्जा पे कर सकती है, उसी को हम कहते हैं इंसॉल्वेंट। या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि ऐसा पर्सन जिसके पास जो लायबिलिटी है वो ज़्यादा है एसेट से, उसी को हम कहते हैं इंसॉल्वेंट। इसे भी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लो उसके पास टोटल एसेट्स हैं 50 लाख की, लेकिन जो उसके पास टोटल कर्जा है, जो टोटल लायबिलिटी है वो है 80 लाख की। तो अब आप बताओ कि वो 50 लाख की एसेट्स हैं तो क्या वो 80 लाख का कर्जा पे कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ऐसे पर्सन को हम कहते हैं इंसॉल्वेंट, यानी जिसकी लायबिलिटी ज़्यादा है उसकी एसेट्स से, उसी को हम कहते हैं इंसॉल्वेंट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो।
और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं दोस्तों अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।